तो हेलो टू एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ अवर दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ अवर नंपाई वीडियो, जिसमें कि हमने पिछले 2 चैप्टर्स कर लिए हैं और अब हम देखने जा रहे हैं अपने बचे हुए 4 चैप्टर्स को। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो अब हम बात करते हैं अपने तीसरे चैप्टर के बारे में, फाइन, जिसका नाम है स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग। स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग को मैं लेक्चर में, लाइक लिस्ट वाले लेक्चर में भी आपको अच्छे से समझा चुका हूँ, है ना। और डिक्शन में सभी चीज में ज्यादातर मैंने आपको बताया कि पाइथन ऑटो इंडेक्सिंग करती है, लाइक वो इंडेक्स पहले से ही प्रोवाइड करती है। तो सेम जैसे कि लिस्ट के अंदर होता है, वैसे ही हमारा यहाँ पर एरे के अंदर भी हो रहा है। हमारा जो पाइथन है या फिर जो नंपाई है, वो उस एरे को बिल्ट इन तरीके से इंडेक्सिंग प्रोवाइड कर रही है। अब इंडेक्सिंग करने का सिंपल मीनिंग, और जो कि हम ज्यादातर या फिर मैक्सिमम टाइम हम देखते हुए आए हैं, सेम उसी तरीके से इस कंसेप्ट में भी इतना टाइम नहीं लेंगे, जल्दी से इसको खत्म करेंगे क्योंकि ये हमें आता है, हम इसको पहले भी देख चुके हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखो, अब हम आते हैं यहाँ पर, और आने के बाद सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, एक एरे बनाते हैं, fine? इस तरीके की मैंने बनाई एक एरे, और मैं ये बना देता हूँ यहाँ पर, 1 मिनट, या मैं एक और यहाँ पर बना देता हूँ इस तरीके से। वैल्यू जस्ट अ सेकेंड, ये कुछ ज्यादा ही, या अब हमारे पास बन चुका है ना। इसमें हमारे पास एक वैल्यू आ गई यहाँ पर, लाइक मैंने कुछ भी मैं वैल्यू रख दूंगा, एक्स वाई जेड न्यूमेरिकल वैल्यू रखनी है मुझे, तो इस तरीके से मैंने रख दी। अब ऑटो इंडेक्सिंग का मतलब क्या है, कि हमारा जो नंपाई है, हमारा जो पाइथन है, वो इसके अंदर क्या करेगा, इस वैल्यू को ऑटोमेटिकली 0 इंडेक्स पर सेट कर देगा, और इस वैल्यू को इसके साइज के n-1 पे प्लेस कर देगा। अच्छा, इसको हम बोलते हैं ऑटो इंडेक्सिंग। मतलब ये वाली वैल्यू, जो वैल्यू है वो मेरी 0th इंडेक्स पर होगी, ये वाली वैल्यू मेरी, इसके अगले वाली वैल्यू मेरी 1th इंडेक्स पर, लाइक ये वाली वैल्यू मेरी 1th इंडेक्स पर, और ये वाली वैल्यू मेरी होगी सेकंड पे, एंड दिस इज ऑन थर्ड, एंड दिस इज ऑन फोर्थ, एंड दिस इज ऑन फिफ्थ, है ना। तो इस तरीके से हम, हमारी जो इंडेक्सिंग होती है पाइथन के अंदर, वो इस तरीके से होगी। तो सेम numpy एरे के अंदर भी जितनी भी हम वैल्यू रखने वाले हैं, वो सारी ऑटो इंडेक्सिंग पे चली जाएगी। अब स्लाइसिंग का मतलब क्या था? स्लाइसिंग, देखो, स्लाइसिंग का सिंपल मीनिंग जैसा मैं हर बार बताता हूँ, आपने किसी भी चीज में से कोई स्लाइस करना है, तो स्लाइस करने का मतलब क्या, उसका एक सब पार्ट बाहर निकाल लेना है। तो ये हमारे पास अगर पूरा एक पार्ट है, लाइक ये मेरे पास क्या हो गया, पूरा एक पार्ट हो गया एक्स, तो इसमें से स्लाइसिंग करके मैं क्या करूंगा, एक पार्ट को बाहर निकाल लूंगा, लाइक इस पार्ट को मैंने यहाँ से स्लाइसिंग की, है ना। तो मेरी कितने से होगी स्लाइसिंग, 3 से लेकर के यहाँ n-1 तक मेरी स्लाइसिंग हो गई। मतलब ये वाला पार्ट मेरा अब क्या हो चुका है, ये वाला पार्ट मेरा बन चुका y, और ये पूरी वैल्यू मेरे लिए क्या बन चुकी है, x+y। मतलब कि स्लाइसिंग करने से सिंपली मेरा एक पार्ट बाहर आ जाता है मेरे कंप्लीट एरे में से। तो इसको मैं बोलूंगा स्लाइस्ड पार्ट, मतलब कि इसको मैंने स्लाइस काट करके अलग कर दिया है। तो इसी तरीके से एरे के अंदर भी यही होता है, कि जितने भी नंबर हम इसमें लिखने वाले होते हैं, वो सारे नंबर्स हमारे स्लाइसिंग के थ्रू और इंडेक्सिंग के थ्रू, हम कुछ मेथड्स का यूज करके, कुछ टेक्निक्स का यूज करके उसके सब पार्ट्स को बाहर निकाल लेते हैं। उसके अंदर की जितनी भी वैल्यूज होती है उनसे हमें कोई मतलब कुछ भी परेशानी नहीं है, बट हम उसमें से कुछ छोटा सा पार्ट एक बाहर निकाल देते हैं। जैसे मैंने कहा 2,3,4,5, 6,7, इस तरीके से हमारे पास ये एक एरे है, right? इस तरीके से। अब इसमें से हमने क्या किया, इस इन तीनों वैल्यूज को निकालना है, तो हम सिंपली देखेंगे क्या, इसका इंडेक्स है 0, इसका इंडेक्स है 1, इसका इंडेक्स है 2, इसका इंडेक्स है 3, इसका इंडेक्स है 4, इसका इंडेक्स है 5। तो होगा क्या, यहाँ से मैं 3 से लेकर के 6 तक ये सारी वैल्यूज को उठा लूंगा, बट 6 मेरा यहाँ पर इंक्लूड होगा या नहीं होगा, आइए देखते हैं। सो दैट सबसे पहले हम यहाँ पर जाते हैं, इसको ओपन करते हैं इस चैप्टर को, एंड यू विल सी, हम इसकी सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, और जो कुछ भी हमने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग सबसेट्स, उस पूरे सेट में से एक छोटा सा सेट, उस पूरे बड़े स्लाइस में से एक छोटे, उस पूरे बड़े एक्स में से एक छोटा सा सबसेट निकाल करके मैंने अलग करना है। तो accessing and manipulating subset of data, it is a fundamental task in data science. डेटा साइंस के अंदर आपके पास सबसे बड़ा टास्क यही होता है, कि आप बड़े डेटा में से उस छोटे से सैंपल डेटा को कैसे बाहर निकालो, जो कि आपके लिए जरूरी है। तो इसी को हम बोलते हैं एक्सेसिंग और मैनिपुलेटिंग द सबसेट, उस बड़े डेटा सेट में से सबसेट बाहर निकालना। NumPy प्रोवाइड रिच एंड पावरफुल सेट ऑफ इंडेक्सिंग। NumPy हमें बहुत ही ज्यादा रिच और पावरफुल सेट प्रोवाइड करता है इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग कैपेबिलिटीज के साथ।
इट मीन्स उसमें से हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं, इंडेक्सिंग हमारी ऑटोमेटिकली होती है, उसमें से हम स्लाइसिंग कर सकते हैं, दैट आर बोथ कंसाइज एंड हाईली परफॉर्मेंट। मतलब कि ये बहुत ज्यादा कंसाइज है और बहुत ज्यादा परफॉर्म किए जाने वाले कुछ ऐसे मेथड्स हैं। दिस टूल अलाउ फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट, और ये टूल हमें अलाउ करते हैं हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को बाहर निकालना, एक्सट्रैक्ट करना। वो किस तरीके से, बस यही उसकी मेन टेक्निक है कि हमारे अंदर एनपाई जो नमपाई एरे के अंदर इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग दोनों की कैपेबिलिटीज है। रोज कॉलम एंड कॉम्प्लेक्स नॉन कंटिन्यूअस सबसेट ऑफ डेटा, मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो वैल्यू हमारी कंटिन्यूसली स्टोर की गई है वो स्टोर की जिस वे में स्टोर की गई है उसी वे में बाहर आए। अगर हम चाहें तो उसमें से नॉन कंटिन्यूस वैल्यूज को लाइक इसको लाइक सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी हमारा पैटर्न हम उसमें डालेंगे उसके अकॉर्डिंग हम उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मास्टरिंग दिस टेक्निक इज एसेंशियल फॉर डेटा फिल्टरिंग। इस टेक्निक को मास्टर करना डेटा फिल्टरिंग के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है। इट मीन्स जब भी आप एमएल में कोई मॉडल बनाओगे तो उस मॉडल में ऐसा नहीं होता कि हमारे पास जितना, अगर हमारे पास लाइक 10,000 लोगों का डेटा है तो उस मॉडल में हम 10,000 लोगों का डेटा नहीं लाइक ट्रेन करा सकते। तो उस केस में करेंगे क्या, हम छोटा सा एक सैंपल बाहर निकालेंगे। तो उस सैंपल के लिए कभी कभी हमें नमपाइज में से या फिर कभी हमें किसी भी डेटा सेट में से किसी डिफरेंट फॉर्मेट में से उसको इंडेक्स से उसकी स्लाइसिंग करनी पड़ती है। तो अगर वो नमपाई के अंदर स्लाइसिंग पॉसिबल है तो हम ये वाली इन टेक्निक्स का यूज करके उस स्लाइसिंग को अकर करेंगे, उस स्लाइसिंग को यूज करेंगे और उस डेटा सेट को बाहर निकाल लेंगे। इंटीजर इंडेक्सिंग देखो, सिंपली ए रेंज का मतलब 10 से लेकर 20 तक मुझे क्या बनानी थी, कोई भी वैल्यू बनानी थी। तो 1D इज 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अच्छा मैं इसको क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक बार प्रिंट करा के देखता हूँ। प्रिंट और एरे, एरे के बाद मैंने ये दिया 1D, है ना। तो जैसे ही मैंने इसको प्रिंट कराया इसने मेरे को क्या दे दिया, 10 11 12 13 14। इट मीन्स बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 1 किसकी वैल्यू होती है, रेंज फंक्शन की। ये जो लिखा है लाइक np डॉट ए रेंज, है ना। np डॉट ए रेंज के अंदर जो स्टार्टिंग वैल्यू वो होती है स्टार्ट, एंड अदर वैल्यू इज एंड देन स्टेप साइज, देन स्टेप साइज। तो बाय डिफॉल्ट स्टेप साइज यहाँ पर कितना है, 1, क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई स्टेप साइज दिया नहीं है बट इसने ऑटोमेटिकली क्या किया, 1 तक किया है। और ये एंड कितना होता है, n-1। ये कितना होता है, स्टार्ट 0, 0 से स्टार्ट किया n-1 पे गए स्टेप साइज, और बाय डिफॉल्ट 1 है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये हमारे पास क्या बन के आ गया, एक एरे बन के आ गया। अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट चाहिए तो जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ, मैं दोबारा से यहाँ पर बना के दिखाता हूँ आपको, है ना। जस्ट गिव मी ए सेकेंड, यहाँ पर ये बना के दिखा दिया। अब यहाँ पर आ गया 0, या फिर मैं यहाँ पर कोई और वैल्यू रखता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पर दिया 1, या फिर मैं इसी वैल्यूज को रखता हूँ भाई जो वैल्यूज मेरा यहाँ पर यूज की गई हैं, लाइक 10, 10 के बाद मैंने रखा 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, 16, 17, 18 एंड 19। ओके। अच्छा यहाँ तक आपको सब कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब देखो इसकी इंडेक्सिंग कितनी है, 1। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये मेरे पास जो इंडेक्सिंग होनी है वो वाली मेरे पास 9, ठीक है ना। ये मेरे पास हो जाएगी 8, ये मेरे पास हो जाएगी 7, ये मेरे पास हो जाएगी 6, ये मेरे पास हो जाएगी 5, ये मेरे पास हो जाएगा 1, ये 2, ये मेरे पास हो जाएगा 3, ये मेरे पास हो जाएगा 4। तो इस तरीके से अगर मुझे पहला एलिमेंट को एक्सेस करना है तो जैसा कि इसका नाम क्या है, एरे, यहाँ से देने के बाद 1D। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा प्रिंट, प्रिंट करने के बाद मैं यहाँ पर सिंपल लिखूंगा एरे, एरे के बाद मैं लिख दूंगा 1D। 1D के बाद इस तरीके से देखो, इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट, दोबारा सुनो किस तरीके से, स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। इसके अंदर वो इंडेक्स वैल्यू डालनी है, क्या डालनी है, जिसको आप रिट्रीव करना चाहिए, जिसको आप एक्सेस करना चाहते हो, दैट इज 0। और जैसे ही आप यहाँ पर 0 डालोगे ये मुझे 10 वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। देखो ये कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ 0 लिखा इसने मुझे क्या वैल्यू, जैसे मैंने एक्स को एग्जीक्यूट किया इसने मुझे क्या दे दिया, 10। अच्छा उसी तरीके से -1 का मतलब होता है लास्ट की वैल्यू, बिल्कुल लास्ट की वैल्यू, लास्ट से पहली नहीं, बिल्कुल लास्ट की वैल्यू। फाइन। तो देखो -1 मेरा जो ये 9 है ना इसको मैं -1 भी बोलूंगा, तो ये मेरे पास ये 19 वैल्यू दे देगा मुझे। तो दैट इज द अनदर नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है। फाइन, नेगेटिव इंडेक्सिंग। अच्छा मैं अगर बात करता हूँ -2 की, देखो अब नेगेटिव इंडेक्सिंग का मतलब क्या है, इधर मेरा किस में वैल्यू गई थी, जस्ट अ सेकेंड इसको हटाता हूँ मैं फिर आपको समझाता हूँ। अच्छा मेरी इधर वैल्यू मेरी किस में जा रही थी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। फाइन, किस में जा रही थी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अच्छा इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेरी इंडेक्सिंग हो रही थी। अगर मैं बात करता हूँ नेगेटिव इंडेक्सिंग की, फाइन, नेगेटिव इंडेक्सिंग किसकी, नेगेटिव इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग।
तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी -1, ये मेरे पास हो जाएगी -2, ये -3, ये -4, ये -5, ये -6, ये -7, ये -8, ये -9 और ये -10। तो जैसे ही मैं यहाँ पर -10 लिखूंगा तो मेरे पास फिर से वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। और जिसको मैं यहाँ पर करके देख लेता हूँ। मैंने यहाँ पर दिया -10 एंड यू विल सी इसने मुझे दोनों 10 वैल्यू यहाँ पर दे दिया। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी क्योंकि ये चीज आपकी पहले भी देखी हुई है। अब हम बात करते हैं स्लाइसिंग की। स्लाइसिंग का सिंपल मीनिंग क्या है? आपने क्या करना है, 2 से लेकर 5 तक वैल्यू को स्लाइस करना है। स्लाइस का मतलब सिंपली मुझे एक छोटा सा सेगमेंट काटना है। लाइक 2 से लेकर के, मैं यहाँ से इसको पेन चेंज करता हूँ, और मुझे इस 2 से लेकर के यहाँ इस 5 तक की वैल्यू को क्या करना है, स्लाइस करना है। इस 5 तक की वैल्यू को क्या करना है, स्लाइस करना है। इस 5 तक की वैल्यू को, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएंगी, 12, 13, 14। 15 नहीं आएगी बिकॉज ये मेरा इंक्लूड नहीं होगा। अच्छा, जैसे ही मैंने इस वाली कमांड को एग्जीक्यूट करवाया एंड यू विल सी मेरे पास क्या आने वाला है, 12, 13, 14। इसी तरीके से ये वैल्यू एक अनदर कंसेप्ट था। अगर आपको ये कंसेप्ट दोबारा से सीखना है, आप जाकर के सेम एज इट इज जैसा लिस्ट में हम करते हैं स्लाइसिंग इंडेक्सिंग, सेम वही है। जाकर के आप फर्स्ट लेक्चर देखिए, जिसमें लाइक आई थिंक सेकंड लेक्चर देखिए, जिसमें हमने सेम इसी तरीके का, और इसमें मैं दिखा इसमें मैं ऊपर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, और वहां पर जाकर आपको सेम इसी तरीके की चीजों का बिल्कुल डेमोन्स्ट्रेशन है। आई होप आपने अगर शुरुआत से इस चीज को फॉलो किया है तो ये चीज मुझे दोबारा से दोबारा समझाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ओके, आई होप। देखो, दिस इज द अनदर कंसेप्ट। इसी तरीके के स्टार्टिंग मतलब ये बाय डिफॉल्ट जीरो से करता है। अगर हमने कोई वैल्यू नहीं दी है तो ये बाय डिफॉल्ट किससे स्टार्टिंग करता है, जीरो से करता है। मतलब कि जो हम पहले यहाँ पर स्टेप साइज दे रहे थे जितना भी, लाइक हमने यहाँ पर दिया था ना, पहले यहाँ पर दिया था स्टार्ट, यहाँ पर इस तरीके से एंड, यहाँ पर इस तरीके से स्टेप साइज। अब इन तीनों को डिफरेंशिएट किससे करते हैं, जब भी हम रेंज फंक्शन के या फिर किसी भी स्लाइसिंग के अंदर लिखते हैं तो इन तीनों को किससे डिफरेंशिएट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर कोई भी वैल्यू में लाइक जीरो, फिर इस तरीके से कॉलन, और फिर लास्ट वैल्यू लाइक दिस, इस तरीके से, और इस तरीके से स्टेप साइज। तो इस तरीके से करना है। अगर यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो बाई डिफॉल्ट जीरो है, यहाँ पर भी कोई वैल्यू नहीं तो बाई डिफॉल्ट लास्ट वाली वैल्यू है, मतलब n-1, n इज द साइज ऑफ एरे, फाइन। और दिस इज द स्टेप साइज। अगर इन दोनों में से कोई भी वैल्यू नहीं दी, यहाँ पर केवल माइनस दिया, तो मीन्स वो लास्ट से रिवर्स पैटर्न में आपकी वैल्यूज को प्रिंट करना शुरू कर देगा। मतलब कि अगर इस तरीके से लिखा गया है तो यहाँ से क्या करेगा, रिवर्स पैटर्न में प्रिंट करना शुरू कर देगा। और आई होप वही यहाँ पर हुआ है, आपने देखा होगा 19 से लेकर के उसने 10 तक वैल्यूज को प्रिंट कर दिया, जो कि इस तरीके से क्या कायम होनी थी, जो कि इस तरीके से एक रिवर्स इंडेक्सिंग के तरीके से यूज की जानी थी। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छी से समझ में आ रही होंगी। अब हम बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल इंडेक्सिंग स्लाइसिंग की। सेम मल्टी डायमेंशनल में दो ब्रैकेट्स होने वाले हैं, जो कि यहाँ पर पहले से दिखे गए हैं, साइड्स में दो ब्रैकेट। आफ्टर दैट अगर आपको मैट्रिक्स प्रिंट करवानी है तो आपने क्या करना है, R1 और कॉलम 2 आपने इस तरीके की प्रिंट मैट्रिक्स प्रिंट करवाओ। ये यहाँ पर आउटपुट कुछ और लग गया है। जैसे ही मैं इस मैट्रिक्स को प्रिंट करवाऊंगा, ये देखो 1,2 और 3,4, ये मेरे पास यहाँ पर क्या आ चुकी है, ये मैट्रिक्स आ चुकी है, जो कि यहाँ पर पहले से मैंने बनाई गई थी। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ इस वाले की। सब मैट्रिक्स की मैंने बात करी, तो इसने क्या किया, मेरे पास रोज में से 0, 2 मेरा रिट्रीव कर लिया, और इसमें से मेरा 1,1 जो वैल्यू मेरी थी वो इसने प्रिंट करा दी। तो दैट इज 2 एंड दैट इज 4। अब 4 कैसे आया, 2 कैसे आया, इसको आकर के देखते हैं। ओके, सो आओ, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा 1,2 और 2,4 है ना, मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ एंड दैट इज ओके। भाई अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पर, हमने लिखा 1,2 और यहाँ पर लिखा 3,4। भाई, और ये मेरे पास हो गया एक बड़े वाले इंडेक्स, और ये मेरे पास हो गया बड़ा। तो इसके डायमेंशन कितने हो गए, 2, क्योंकि यहाँ पर कितने ब्रैकेट्स लग रखे हैं, स्क्वायर 2। तो 2 इज द डायमेंशन। फाइन, आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ, मुझे यहाँ पर कितना रिट्रीव करा, 0,2, 0:2 और यहाँ पर 1:3। फाइन, तो मेरा यहाँ पर कितना था, 0:2 और 1:3। अच्छा, अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसकी इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग मैं इसमें लिख दिया A00, और ये हो गया A01, ये हो गया A10, और ये हो गया A11। अच्छा, मैं इसको उठाता हूँ, इसको। तो मैंने क्या कहा, रो में से 0:2 मतलब स्टार्टिंग करो और एंड कर देना 2 पे। तो स्टार्टिंग मैंने करी, है ना, और देखो यहाँ पर आने के बाद आउटपुट कितना आया, आउटपुट कितना आया, 2,4, है ना। तो 0 से स्टार्टिंग करी और कहाँ तक जाएंगे आप, 2 तक। अच्छा, इसमें से देखो 2 तक जाने का मतलब क्या है, तीन 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 मेरे पास वो इंडेक्सिंग आ गई, 0,1,2। तो लेकिन 2 को तो इंक्लूड करता ही नहीं है ये, तो ये क्या करेगा, यहाँ इसकी सबसे पहली वैल्यू कितनी है, 1। तो 1 इंडेक्स पर मेरा आ गया 2।
तो दैट इज मेरा पहला आंसर हो गया मेरा 2। अब इसने किसकी बात करी, 3 की। अच्छा, अब मैं इधर आते हैं 0 कॉमा लाइक 3 कॉमा 4, है ना। अब इसके आंसर के अकॉर्डिंग यहाँ पर कितना है 4, तो इसमें कितनी इंडेक्सिंग हो गई, 0 से लेकर मतलब 1 कॉमा 2। तो यहाँ पर दूसरी वैल्यू इसने ये वाली उठा ली, तो यहाँ पर आंसर आ गया 2 कॉमा 4। ओके, ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि हम मल्टी डायमेंशनल्स में किस तरीके से स्लाइसिंग करते हैं। ओके, अच्छा अब हम बात करते हैं सेकंड कॉलम की। तो दूसरे कॉलम में से क्या हुआ, लाइक अब हम आते हैं इधर 1 कॉमा 2 और ये हो गया 3 कॉमा 4, है ना। अब दूसरे कॉलम में से क्या हुआ, केवल 1 को उठाया इसने, मतलब कि पहली वैल्यू इसने कुछ नहीं दी, दूसरी कुछ नहीं दी, स्टेप साइज 1 दिया, तो इसका भी आंसर कितना आ गया 2 कॉमा 4, दैट इज दिस एंड दिस। ओके, तो इस तरीके से हमारी मल्टी डायमेंशनल्स में किस तरीके से स्लाइसिंग करनी थी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो जाकर के एक बार लिस्ट की स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग देख लीजिए। आई होप अब हम बात कर रहे हैं जल्दी से व्यूज एंड कॉपीज की, फिर हमारा ये वाला भी चैप्टर खत्म हो जाएगा और लास्ट हमारे पास 3 चैप्टर रह जाएंगे, उसको भी हम जल्दी जल्दी खत्म कर लेंगे। अब हम बात करते हैं व्यूज एंड कॉपीज की। दिस इज द क्रिटिकल डिफरेंस, a crucial and often misunderstood aspect of numpy slicing is the concept of views versus copies। जब भी हम numpy लाइक क्लासेस की numpy की स्लाइसिंग करते हैं तो हमारे पास दो तरीके की चीजें होती हैं। पहली तो वो जिसमें हम करते हैं कॉपी, और दूसरी वो जिसमें हम करते हैं स्लाइसिंग, वो सॉरी व्यू। अब कॉपी और व्यू में देयर इज अ डिफरेंस। कॉपी का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज को देख रहे हैं, और सॉरी व्यूज का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज को देख रहे हैं, और कॉपी का मतलब ये है कि हमने उसको देखा और उसकी कॉपी बना ली। When a basic slice is taken from a numpy array, जब भी हमारी बेसिक स्लाइसिंग होती है किसी भी numpy array में, it does not create a new array with copied data, और वो हमारा कोई भी copied data नहीं बनाता। Instead it create a view which is very handy object, which is a new handy array object that looks at the same underlying data as the original array। कहने का मतलब वो समझो, जैसे मैं यहाँ पर आया, मैंने आपसे कहा मुझे इस तरीके की एक लाइक मुझे ये एक्सेस करके दो, फाइन लाइक दिस वन दिस, और यहाँ पर दे दिया 0, है ना, और इसको करवा दिया यहाँ पर प्रिंट। उस तरीके से उन्होंने प्रिंट करवा दी। प्रिंट करवाने के बाद इसने एग्जैक्टली किया क्या, इस स्लाइसिंग ने आपको व्यू करवाया, VIEW व्यू करवाया, ना कि कॉपी करवाई। व्यू नहीं, कॉपी नहीं करवाई, इसने आपको व्यू करवाया। क्या करवाई, व्यू। इट मीन्स आप इसने क्या किया, इस पूरे डेटा सेगमेंट में से एक छोटे से पार्ट को निकाल करके आपको शो करवाया है, ना कि उस पार्ट का कोई कॉपी करी है। तो दैट इज द डिफरेंस। अब देखो, डेमोन्स्ट्रेटिंग द बिहेवियर ऑफ ए व्यू, जैसे मैंने इस तरीके का एक वैल्यू बनाई ओरिजिनल एरे, और ओरिजिनल एरे को मैंने यहाँ पर क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। फाइन, तो देखो यहाँ पर जैसे मैं प्रिंट करवाऊंगा, ये हमारे पास किसने क्या बना दिया, इसने मुझे दिया व्यू, इसने मुझे क्या दिया, व्यू, है ना। ये मुझे क्या हुआ, ये व्यू हुआ। दोबारा सुनो, ये क्या हुआ, ये व्यू हुआ। व्यू का मतलब उसने मुझे एक तरीके का एक फॉर्मेट दे दिया है कि भाई देखो ये चीज आपके पास है, केवल दिखाया, ना कि कॉपी करा। अच्छा, दूसरी बात हम आते हैं क्रिएट अ स्लाइस अ व्यू ऑफ द एरे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक स्लाइस बनाएंगे और उसको व्यू करवाएंगे। व्यू करवाने का मतलब जस्ट वो हमें दिखाएगा, ना कि उसकी कॉपी करेगा। दैट इज स्लाइस व्यू। स्लाइस व्यू 3.5 345 के हिसाब से उसने मुझे क्या करवा दिया, व्यू करवा दिया। अब मॉडिफाइड सिंस व्यू देखो, अब हम आते हैं दोबारा, स्लाइस व्यू इक्वल्स टू 99, मॉडिफाइड स्लाइस व्यू 9945। दोबारा सुनो यहाँ पर क्या हुआ, 9945, ठीक है ना। इसको करने के बाद जैसे ही मैंने यहाँ पर आया, अब मैं दोबारा से आता हूँ ओरिजिनल ओरिजिनल एरे आफ्टर मॉडिफिकेशन। अब हमारा हुआ क्या, यहाँ पर उसने क्या करवाया था, व्यू। अब स्लाइस व्यू के नाम से जो हमने वैल्यू बनाई थी, बाय डिफॉल्ट इसमें पहली वैल्यू जाकर के 99 हमने स्टोर करवा दी। अब आफ्टर स्टोरिंग दैट वैल्यू, जैसे ही मैंने उसका फिर से व्यू देखा, दैट इज 9945, ऑब्जर्व द चेंज इन द ओरिजिनल एरे। फाइन, इसका मतलब ये है ओरिजिनल एरे में जो वैल्यू पहले यहाँ पर 3 लिखी गई थी इस जगह पे, व्यू में जैसे ही हमने उस चीज को चेंज करवाया, उसने क्या किया, हमारी उस वैल्यू को उठा करके चेंज कर दिया। अब इसका मेन फंडा ये है कि जैसे ही मैंने आपसे बोला आप ऐसा करो, मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, ये वाली सिक्स्थ वैल्यू। फाइन, कौन सी वैल्यू चाहिए मुझे, सिक्स्थ वैल्यू चाहिए। ओके, तो मैंने इसका एक कोड लिखा कि एरे एरे 1D
इक्वल्स टू, या फिर मैं सिंपली इस तरीके का नहीं, मैं इस तरीके का एक कोड लिखूंगा एरे 1D के अलावा इस तरीके का, और मैं यहाँ पर वेर इंडेक्सिंग कर दूंगा 6। ठीक है, इसको क्या करवा दो, इसको करवा दो प्रिंट। अब ये करेगा क्या, ये मुझे शो कराएगा रियल टाइम लोकेशन। ये मुझे क्या करवाएगा, व्यू करवाएगा रियल वैल्यू जो कि मेरी उस जगह पर स्टोर है, ना कि उसकी कोई भी कॉपी। दोबारा से सुनो, उसकी कॉपी मुझे बना करके नहीं देगा, ये एग्जैक्ट वैल्यू को व्यू करवाएगा। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, और किस वजह से ये नीडेड होता है वो हम भी जाकर देखेंगे। तो ये व्यू हमें क्या करवाएगा, ओरिजिनल लोकेशन दिखाएगा, ना कि उसकी कॉपी। तो ये कॉपी नहीं है, ये ओरिजिनल लोकेशन है। अगर हम इसमें कोई भी चेंजेस करते हैं तो वो हमारे ओरिजिनल लोकेशन में जाकर के चेंजेस हो जाएंगे। सो दैट इज द मेन फंडा, कि अगर हमने व्यू में कोई चेंज करते हैं तो वो जा करके हमारा ओरिजिनल वैल्यूज में चेंज हो जाता है। और जब हम उसको कोई कॉपी करते हैं, देखो यहाँ पर मैंने आपको दो चीजें बताई हैं। सबसे पहली चीज मैंने बताई है आपको व्यू, एंड दूसरी चीज मैंने आपको बताई है कॉपी। फाइन। व्यू का मतलब क्या है, ये हमें क्या दिखाएगा, ओरिजिनल वैल्यूज। ये हमें ओरिजिनल वैल्यूज शो कराएगा, ओरिजिनल वैल्यूज को क्या करवाएगा, शो करवाएगा। और ये क्या करता है, ये कॉपी करता है, कॉपी द ओरिजिनल वैल्यूज। ओरिजिनल वैल्यूज को क्या करता है, कॉपी करता है। ओरिजिनल वैल्यूज को क्या करता है, कॉपी करता है। अच्छा, इसमें अगर हम कोई भी चेंज करते हैं, लाइक चेंजेस अकर डायरेक्ट ऑन ओरिजिनल वैल्यूज, डायरेक्ट ऑन ओरिजिनल वैल्यूज पे ये क्या करता है, अकर करते हैं, इसके जितने भी चेंजेस होते हैं। और इसकी बात करें तो चेंजेस अकर ओनली इन कॉपीड वर्जन, और जो कि मैं कॉपी करता हूँ डाटा को, उसमें कॉपीड वर्जन में चेंजेस होते हैं। तो दिस इज द मेन डिफरेंस, कि जब भी हम कॉपी करते हैं तो जो भी उसमें चेंज करेंगे वो उसकी कॉपीड वर्जन में होगा। जब भी हम व्यू करते हैं तो हमें ओरिजिनल वैल्यू दिखाता है, इट मीन वहां पर चेंज करने से हमारी ओरिजिनल वैल्यू में चेंज होगा। When the desired behavior is to create a complete independent array, the deep copy must be made explicitly using the डॉट कॉपी। और जब हमें उस चीज की कॉपी बनानी है, लाइक हमें कॉपी बना करके चेक करना है कि इसमें हमने कोई भी अगर वेरिएशन किया तो एग्जैक्टली होगा क्या, तो उस केस में जाकर मुझे क्या करना है, कॉपी डॉट कॉपी मेथड का यूज करना है। वहां जाकर के दिस विल क्रिएट अ न्यू एरे विद न्यू डेटा बफर, और वहां जाकर के वो नए डेटा की एक नई कॉपी बना देगा। यू कैन, जो कि ओरिजिनल डेटा की कॉपी को अफेक्ट नहीं करेगा। देखो इस तरीके से, डेमोन्स्ट्रेटिंग क्रिएटिंग अ कॉपी ओरिजिनल एरे इक्वल्स टू एनपी डॉट एरे, जो कि 10 एरे का एक एरे बना। आफ्टर दैट स्लाइस कॉपी, अब स्लाइस की कॉपी बनी ओरिजिनल एरे 3,6 डॉट कॉपी के नाम से। अब इसने क्या किया, इसने देखो, अब मैं जैसे यहाँ पे लिखूंगा ना स्लाइस कॉपी 99, अब इसने ओरिजिनल वैल्यू को यहाँ पर अफेक्ट नहीं करा। मतलब जैसे मैंने यहाँ पर कॉपी के अंदर चेंज करा, उसने मेरी ओरिजिनल वैल्यूज को अफेक्ट नहीं करा। बट जब मैं इसको यहाँ पर व्यू कर रहा था, यहाँ पर व्यू कर रहा था, क्या कर रहा था, व्यू, और यहाँ पर मैंने एक चेंज कर दिया था स्लाइस व्यू के नाम से, तो उसने मेरी ओरिजिनल डेटा के अंदर चेंज कर दिया था। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द व्यू एंड द कॉपी। अब हम बात करेंगे एडवांसिंग एडवांस इंडेक्सिंग की। व्हेन while basic slicing is used for extracting continuous value of data, advanced indexing provides a tool to select and manipulate complex data, non-continuous subsets. Unlike basic slicing, like advanced indexing operations always return a copy of the data or not a view. दोबारा सुनो, अनलाइक बेसिक स्लाइसिंग, अब तक हमने जो करी, लाइक 3:3:6, 5:7 और 4:9, वो हमारी थी बेसिक स्लाइसिंग। एडवांस इंडेक्सिंग ऑपरेशंस, इसी वजह से मैंने आपको पढ़ाया, एडवांस इंडेक्सिंग ऑपरेशंस ऑलवेज रिटर्न अ कॉपी ऑफ द डेटा। एडवांस इंडेक्सिंग ऑपरेशंस हमेशा हमें कॉपी देंगे हमारे डेटा का, नॉट अ व्यू। वो हमें व्यू नहीं देने वाले ओरिजिनल डेटा के अंदर से। ओके, इतना समझ के एडवांस इंडेक्सिंग इस वजह से पढ़नी थी, एडवांस इंडेक्सिंग पढ़नी थी, इस वजह से मैं आपको व्यूज और कॉपीज के अंदर डिफरेंस बता रहा था। अब हम बात करते हैं इंटीजर एरे इंडेक्सिंग, जिसको हम बोलते हैं फैंसी इंडेक्सिंग। द टेक्निक यूजेस लिस्ट और अदर numpy array of integer as indices. It allows for the selection of specific element in any order. ये हमें अलाउ करता है कि हम किसी भी ऑर्डर में से किसी भी एलिमेंट को, स्पेसिफिक एलिमेंट का सिलेक्शन कर सकें, और इवन द सिलेक्शन ऑफ सेम एलिमेंट मल्टीपल टाइम, और एक ही एलिमेंट का मल्टीपल टाइम सिलेक्शन भी हमें करवा करवाने के लिए कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इट मींस सबसे बड़ा डिफरेंस इस वाली लाइन को अंडरलाइन कर लेना, एडवांस इंडेक्सिंग ऑपरेशन ऑलवेज रिटर्न द कॉपी ऑफ द डेटा, नॉट द व्यू। अब देखो जरा, जैसे एडवांस इंडेक्सिंग का मतलब क्या है, मैंने यहाँ पर एक एरे बनाई, जिस एरे का आउटपुट कुछ इस तरीके का है। फाइन, लाइक 100 से लेकर 109 तक। अच्छा, फिर मैंने एक इंडेक्सिंग के नाम से, इंडाइसिस के नाम से एक और
इंडाइसेस बना लिया, लाइक एक और लिस्ट बना ली। अब हुआ क्या, इस लिस्ट को जब मैंने एरे के इंडेक्स के तरीके से यूज किया तो उसने मेरे को वो वैल्यू दी जो इन इंडेक्सेस पे आती थी। जैसे 100 मेरा किस इंडेक्स पे आएगा, 0 पे। मैं एक काम करता हूँ, नीचे जाकर के यहाँ पर लिखता हूँ इंडेक्स, फाइन। इस तरीके से 100 मेरा किस पे आएगा, 0 पे, फाइन। और ये मेरा किस पे आएगा, 1 पे, फाइन। अच्छा, ये मेरा किस पे आएगा, 2 पे, फाइन। ये मेरा किस पे आएगा, 3 पे। ये मेरा किस पे आएगा, 4 पे। मैं यहाँ रखता हूँ। ये मेरा किस पे आएगा, 4 पे। ये मेरा किस पे आएगा, 5 पे। ये मेरा किस पे आएगा, 6 पे। ये मेरा किस पे आएगा, 7 पे। ओके, तो ये मेरा 6 पे, एंड ये मेरा 7 पे, ये मेरा 8 पे, ये मेरा 9 पे। ओके, इस तरीके से। तो हुआ क्या, इसने वैल्यू दी फर्स्ट वाली, तो फर्स्ट पे कितना था, 101। तो इसने इस वाली लिस्ट को, नंबर्स को, इस वाली लिस्ट के नंबर्स को इस वाले एरे के इंडेक्सेस के तरीके से यूज किया। तो जैसे मैंने यहाँ पर देखो इंडेक्स दिया, नहीं समझ आया, समझ में, दोबारा से समझो। यहाँ पर आकर, यहाँ पर मैंने एक एरे बना दिया। एरे में मैंने वैल्यू लिखी 100, 101, 102 और 103, 104। इस तरीके से इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 4। एक मिनट, ज़्यादा जल्दी कर लिया है ना। इसकी वैल्यू 102, इसकी वैल्यू 103, इसकी वैल्यू 104, इसको मूला 4। ओके। अच्छा, मैंने एक और बना दिया, लाइक मैंने बनाया इंडाइसिस। इंडाइस के नाम से मैंने बोला मुझे इसमें से केवल ये वैल्यू चाहिए, है ना, और केवल ये वैल्यू चाहिए। तो मैंने किया गया 2,4 कर लिख दिया। अब मैंने प्रिंट करवाया एरे, और इसके अंदर ये इंडाइसिस दे दी। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने मेरे को वैल्यू दे दी 102, 104। इस तरीके की। तो ये क्या है, दिस इज नॉट अ व्यू, दिस इज द कॉपीड वर्जन ऑफ योर डेटा। इस ओरिजिनल में से इसने कॉपीड वर्जन दिया है मुझे, नॉट द व्यू। तो इसको हम बोलते हैं एडवांस इंडेक्सिंग। इस तरीके से एक बार नहीं, आप मल्टीपल टाइम आप अपने डेटा में से कुछ डेटा की कॉपी बना करके अपने सामने रख सकते हो, विदाउट अफेक्टिंग देयर ओरिजिनल डेटा। ओके, आई होप आपको ये सारी चीज अच्छे से समझ में आ रही होंगी। नहीं आ रही, दोबारा से देखो, क्योंकि इससे बढ़िया वन शॉट तो मैं नहीं बना सकता। फॉर मल्टी मल्टी डायमेंशनल की बात करूं, सेम एक रेंज 9 तक देनी थी, और जिसमें कि सिलेक्ट करने हैं मुझे, रीशेप करना है इनको 3x3 में। ओके। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ लाइक मल्टी मल्टी डायमेंशनल, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। लो, यहाँ पर शायद आई थिंक प्रिंट भी है। इसको जैसे ही रन करवाऊंगा, हाँ ये रन हो चुका है, लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस तरीके से मेरे पास एक 2D जो आ चुकी है। आफ्टर दैट मुझे क्या करना है, सिलेक्ट एलिमेंट एट 0,1, 1,2 एंड 2,0। फाइन। तो इस तरीके से मुझे रखना है। ओके, तो मैं क्या करने वाला हूँ, 156 मेरे पास एक वैल्यू आई। मैं इसको आपको दोबारा से रन करके दिखाता हूँ। फाइन। तो मैंने एक मैट्रिक्स बनाई, लाइक जिसकी वैल्यू थी मेरी कुछ इस तरीके से, लाइक 1,2,3, है ना, और 1,2,3 है ना, 0, 1, 2, 3 है। ओके, मैंने बोला 0,1,2, फिर यहाँ पर आ गया 3,4,5, फिर यहाँ पर आ गया 6,7,8। इधर बन गया एक मैक्स बड़ा मैट्रिक्स फाइल। इस तरीके से अब मुझे इसमें से वैल्यू कौन सी सिलेक्ट करनी है, मुझे वैल्यू सिलेक्ट करनी है 0,1, 1,2 एंड 2,3। मुझे सिलेक्ट करनी है 0,1, 1,2 एंड 2,0, 2,0। अब देखो, ये जो वैल्यू यहाँ पर आएगी, अब इसका आउटपुट भी मैं लिख लेता हूँ एंड टू एंड। लाइक वो मेरे पास है 1,5,6, है ना, तो दैट इज 1,5,6। ये मेरे पास आउटपुट है। अच्छा, मैं अगर बात करूँ तो 0,1 के अकॉर्डिंग, है ना, 0th रो और 1th कॉलम के अकॉर्डिंग, 0th रो एंड 1th कॉलम, मतलब कि ये मेरे पास हो गई रो 0, ये मेरे पास होगी रो 0, एंड दिस इज द कॉलम 1, दिस इज द कॉलम 1। तो ये वैल्यू मेरे पास रिट्रीव होकर आ गई 1, कॉमा। अब मैं बात करता हूँ 1,2 की, देन रो 1, रो 1। दोबारा सुनो, अगर मेरे पास इस तरीके की कोई वैल्यू लिखी जा रही है तो आगे वाली वैल्यू मेरी रो की होती है, इस तरीके की एक्स, वाई। ओके, और वाई वाली वैल्यू मेरे पास किसकी होती है, कॉलम्स की। अच्छा, 1,2 की मतलब रो कौन सी है, 1, और कॉलम कौन सा है, फिर से मेरे पास ये वाला 2, 2 कॉलम, मतलब ये वाली वैल्यू। तो मेरे पास 1,5 आ गया, कॉमा। अब मेरे पास आ गया 2,0, मतलब रो मेरे पास कौन सी है,
दूसरी, और कॉलम कौन सा, 0, मतलब कि ये वाला कॉलम। राइट, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 6। देन दिस इज द आंसर। और इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलते हैं एडवांस इंडेक्सिंग, कि किस तरीके से हम अपनी जितने भी ओरिजिनल डेटा है, अब देखो इतना होने के बाद अगर मैं यहाँ पर कोई चेंज करूंगा ना, तो मेरे ओरिजिनल डेटा में चेंज नहीं होने वाला। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द व्यू और एडवांस इंडेक्सिंग। हमारी किस क्या देती है हमें, कॉपी ऑफ द डेटा, नॉट द व्यू। व्यू और डेटा के अंदर आपको, व्यू और कॉपी के अंदर अच्छा सा डिफरेंस समझ में आ गया होगा, एडवांस इंडेक्सिंग के अंदर भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं बुलियन एरे इंडेक्सिंग। दिस इज द मेन इंडेक्सिंग, जो कि मैं जहां तक अभी तक मैंने देखा है, कहीं भी आपको ये चीज नहीं बताई जाएगी, बट मैं आपको बता रहा हूँ बुलियन एरे इंडेक्सिंग क्या है। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फ्रिक्वेंटली यूज्ड फीचर इन डेटा साइंस फॉर फिल्टरिंग डेटा। अगर ये लेक्चर थोड़ा सा आपको लंबा लगे, इसको आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट पूरा देखना, सो दैट आपको एक एक कंसेप्ट समझ में आए। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड फ्रिक्वेंटली यूज्ड फीचर। ये आपका सबसे ज्यादा पावरफुल और फ्रिक्वेंटली यूज्ड फीचर है। अब मैं सिंपली आपको ये समझाता हूँ कि एग्जैक्टली है क्या। इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ बुलियन एरे मास्क। ये मास्क नाम का एक बुलियन एरे बनाएगा बेस्ड ऑन द कंडीशन, एक कंडीशन दे करके। Using this mask to select only the element from the original array, और ओरिजिनल array में से उन्हीं एलिमेंट को सिलेक्ट करेगा where the mask is true। और मास्क मास्क सिंपली एक वेरिएबल है। अब देखो इस वाले कोड को देखते हैं, इसमें हुआ क्या। इसमें हमने देखा डेटा इक्वल टू एनपी डॉट एरे, एरे के नाम से एक डेटा बना दिया जिसमें कि 20, 33, 40, 41 और 15 नाम की कुछ वेरिएबल्स मैंने इसमें डाल रखे हैं, या फिर कुछ एलिमेंट्स मैंने उसमें कुछ डाल रखे हैं। आफ्टर दैट क्रिएटिंग अ बुलियन मास्क, हमने क्या करा, एक बुलियन, मतलब बुलियन का मतलब होता है ट्रू और फॉल्स में जिसकी वैल्यू आए वो। हमने एक मास्क के नाम से बनाया बुलियन वैल्यू, कि बुलियन वैल्यू इक्वल, मास्क को इक्वल कर दो अगर हमारा डेटा 50 से ग्रेटर देन है। अब 50 से ग्रेटर देन का मतलब ये हर चीज को ट्रेवर्स करेगा, और जैसे हम इसको रन करेंगे यू विल सी, जो वैल्यू मेरी 50 से छोटी होगी उसको ये क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। और मैंने यहाँ कर दिया फॉल्स, एंड यू विल सी फॉल्स 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 फॉल्स, मतलब सारी वैल्यू मेरी क्या है, 50 से छोटी है। अच्छा, मैं इस वैल्यू को क्या करता हूँ, इस वैल्यू को मैं करता हूँ 60, एंड यू विल सी मतलब कि सेकंड इंडेक्स वाली मेरी वैल्यू ट्रू हो जाएगी, मतलब तीसरी वैल्यू मेरे पास ट्रू हो गई। अब हमने क्या करा, फिल्टर्ड डेटा, हमने डेटा में से क्या कर दिया, फिल्टर कर दिया डेटा डॉस डेटा मास्क। तो दिस इज द अनदर एग्जांपल जहां पर आप अपने कोड के थ्रू या फिर एडवांस इंडेक्सिंग के थ्रू आप अपने डेटा को फिल्टर आउट कर सकते हैं। जैसे मान के चलो मैंने कहा यहाँ पर एज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर बोला 56 कॉमा, है ना, या फिर मैं सिंपल एक बात करता हूँ, मैंने यहाँ पर डाला np डॉट एरे, ठीक है ना। इस एरे के अंदर मैं यहाँ पर आकर के इसको लिखता हूँ 35 कॉमा 30 कॉमा 20 कॉमा 7 कॉमा 19 कॉमा 17 और कॉमा 40। इस तरीके से मैंने एक वैल्यू बना ली, है ना, और इसको मैंने क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। अब मेरे पास एज नाम का एक वेरिएबल बन गया है। अच्छा, मैंने कहीं पर कॉमा फॉरवर्ड कर दिया है क्या, आई थिंक देयर कॉमा में, जहाँ पर कॉमा भूल चुका हूँ, 30 और 20 के बीच में मैंने कॉमा फॉरवर्ड कर दिया है। आई होप अब ये रन मेरा कर चुका है। ओके, मेरा एज नाम का एक क्या बन चुका है, एरे बन चुका है। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर आना है, मुझे यहाँ लिखना है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी के नाम से मैंने क्या करा, एज, अगर मेरी एज 18 से ज्यादा है, क्या है, 18 से ज्यादा है, सिंपली मुझे क्या करना है, प्रिंट कर देनी है। प्रिंट करने के बाद मुझे यहाँ पे लिखना है एज, और इसके अंदर जैसा कि देखो यहाँ पर मैंने इसको इंडेक्स कर दिया है। फाइन, अब मुझे क्या करना है, एज के अंदर मैं फिल्ट्रेशन कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ लिख दिया एलिजिबिलिटी। अब एलिजिबिलिटी जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा, इसमें से होगा क्या, इस वाले कोड में से मेरा सारा डेटा फिल्टर आउट हो जाएगा, और ऐसे बंदों का मेरे पास एज आ जाएगी जिनकी एज 18 साल से बढ़ी है। जैसे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, यू विल सी 35 20 30 20 90 7 17 14, ये सारी वैल्यूज मेरी हट चुकी हैं। तो दिस टाइप ऑफ एडवांसिंग, लाइक दिस टाइप ऑफ टेक्निक, लाइक एडवांस इंडेक्सिंग का यूज मैं फिल्टरिंग के लिए करता हूँ, फिल्टरिंग डेटा। अब ये कैसे करना है, वो हम जब इसका लाइक प्रैक्टिकल यूजेस देखेंगे विद द यूज ऑफ डेटा, कि हम किस तरीके से डेटा का यूज करके या फिर डेटा पे इन टेक्निक्स का यूज करके उनको फिल्टर करते हैं, तो हमें ये और ज्यादा समझ में आएगी। ओके, सो दिस इज हाउ दैट बूलियन या फिर एडवांस इंडेक्सिंग वर्क्स। आई होप इसके और भी मैं असाइनमेंट्स में डाल दूंगा क्वेश्चंस, तो वहां से आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड अब हम बात करते हैं रीशेपिंग की, जिसमें अप्रोक्स हमारे पास 10 11 मतलब 21 एंड दिस इज 39 सेल्स रह गए हैं, ज्यादा नहीं, हम इसको जल्दी जल्दी कवर कर देंगे।
रिशेपिंग एंड रिस्ट्रक्चरिंग एरे, किसी भी एरे को रिस्ट्रक्चर करना या रिशेपिंग करना कैसे पॉसिबल वो हम देखते हैं। डाटा रियरली अराइव्स इन द एग्जैक्ट शेप रिक्वायर्ड फॉर द एनालिसिस और मॉडलिंग। A crucial part of the data scientist toolkit is the ability to efficiently reshape, restructure और combine array। एक डेटा साइंटिस्ट के पास जो सबसे क्रूशियल पार्ट होता है वो यही होता है कि उसके पास उसके टूल किट की क्या एबिलिटी है कि वो अपने डेटा को एफिशिएंटली रीसेप कर सके, रिस्ट्रक्चर कर सके, कंबाइन कर सके उन एरेज को। तो दिस इज द टेक्निक जिससे कि हमें ये चीजें मिलती हैं। सबसे पहले हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है रीशेप। दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड, ये एक मेथड है, मेथड मतलब फंक्शन फॉर चेंजिंग द डायमेंशन ऑफ द एरे, किसी भी एरे की डायमेंशन चेंज करने के लिए। इट रिटर्न्स अ न्यू एरे ऑब्जेक्ट ऑफ अ वेरी व्यू ऑफ द ओरिजिनल डेटा। ये क्या करता है, इट रिटर्न्स अ न्यू एरे ऑब्जेक्ट, ये नया और एरे ऑब्जेक्ट देता है, ऑफन अ व्यू ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट विद अ डिफरेंट शेप। और उसी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का एक दूसरा व्यू, व्यू मतलब सॉरी, ओरिजिनल वैल्यूज विद अ डिफरेंट शेप, मतलब पहले जो डायमेंशन थी 3D थी वो बाद में जाकर के डायमेंशन 2D हो जाती है। एक क्रिटिकल कंस्ट्रेंट इज दैट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट साइज मस्ट रिटेन द सेम। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहेंगे, बस डायमेंशंस कम हो जाएंगी। अब देखो किस तरीके से हम आ जाते हैं इस तरीके से। फाइन, मैंने बोला सबसे पहले हमने एक एरे बनाई जिसकी डायमेंशन कितनी थी 1। अब मैं यहाँ से अगर चाहूँ ना तो मैं इसकी डायमेंशन भी चेक कर सकता हूँ। मैंने कहा एरे डॉट एंड डे, और मैं जैसे हमने देखूंगा तो सबसे पहले मेरे को देखो 1 डायमेंशन आ गई। अब मैंने क्या किया, इसको रीशेप कर दिया 3 into 4 में। तो होगा क्या, मैट्रिक्स इक्वल्स टू एरे, इसी एरे को, इस एरे को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, रीशेप कर दिया इस एरे को। डॉट रीशेप, 3 रो बन जाएंगी अब मेरी और 4 मेरे पास कॉलम बन जाएंगे। तो देखो 3 रो मेरे पास बन चुकी है, 1 2 3, और 4 कॉलम बन चुके हैं। तो इस तरीके से आप सिंगल 1D एरे को डिफरेंट डिफरेंट एरेज में कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, मैं जहां पर जाता हूँ, मैं यहाँ पर दोबारा लिखता हूँ reshape the reshape the array into two, like 2 x 2 मैट्रिक्स। राइट, मैट्रिक्स का मतलब आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर सिंपल क्या करना है, मैंने यहाँ पर गया, लाइक मैंने बोला 2D मैट्रिक्स। फाइन, और सॉरी, अच्छा क्या ये मेरा रन करेगा, मैंने 2D मैट्रिक्स लिखा है, क्या ये रन करेगा, नहीं। दिस इज द एरर ऑफ आइडेंटिफायर, जो कि मैंने बताया था आपको फर्स्ट लेक्चर में कि किसी भी आइडेंटिफायर को हम नंबर्स के थ्रू यूज नहीं कर सकते। फाइन, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2D, और यहाँ पर मैंने कर दिया मैट्रिक्स दैट इज इक्वल्स टू एरे डॉट रीशेप, और इसी एरे को मैंने 2 2 में रीशेप कर दिया है। एंड देन मैं जैसे इसको प्रिंट करता हूँ, लाइक मैंने कहा TW2DMATRIX, एंड जैसे मैंने उसको दे दिया, एंड यू सी इसने मुझे क्या दे देगा, एक मिनट, नॉट रीशेप एरे साइज 12 इंटू शेप 2.2। अच्छा, मैं इसको 3.3 में करके देखता हूँ, आई थिंक 3.3 में ही हो जाए। एंड आई होप ये 3.3 में भी नहीं होगा, कैन नॉट रीशेप एरे ऑफ द साइज। ओके, तो हम इसको ऐसा करते हैं 5.5 में। अब देखो 3.2 में क्यों नहीं हो रहा, 3 into 2 मतलब 3.3 में, मतलब इसका मतलब कितना वो समझो। 3 x 3 का मतलब है इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने वाले, 9। 9 का मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 9 होने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इट मीन्स 12 इसमें एलिमेंट है। और 3 x 3 की एलिमेंट मैट्रिक्स की एलिमेंट में मैक्सिमम ऑफ द एलिमेंट कितने बनने वाले हैं मेरे, कितने बनने वाले हैं, 9। मतलब 3 एलिमेंट मेरे पास बच जाएंगे, इस वजह से ये मेरे को एरर शो कर रहा है कि 3 x 3 की मैट्रिक्स में आपकी ये वैल्यू सारी नहीं आने वाली। अच्छा, अब यहाँ पर 12 होना है ना, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैल्यूज को बढ़ा करके कर देता हूँ 15। यहाँ पर आकर के इसमें से फिर से जाता हूँ और मैं यहाँ पर इसमें 15 कर देता हूँ। एंड यू विल सी, अब मेरा देखो, अब मेरा ये हो चुका है, मतलब इतना हो चुका है मेरा। अब ये मेरा आउटपुट था, बट मैंने पहले आउटपुट में मतलब वेरिएशन किया था, इस वजह से नहीं हो रहा था। एंड दिस इज हाउ ये मेरी वैल्यूज आपस में चेंज हो चुकी है। अच्छा, अगर मुझे 18 वैल्यूज की बनानी है, मतलब मुझे यहाँ पर जितने भी वैल्यूज में नंबर रख रहा हूँ, तो मेरी जो ही मैट्रिक्स बनाने वाला हूँ, देखो रीशेप का एक छोटा सा मैं ये उसको बोल दूंगा बग समझ लो या फिर कुछ भी समझ लो। रीशेप ऑफ, देखो इसमें क्या है, रीशेप की वैल्यूज के अंदर आप जितनी नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट, इस चीज को लिख लो अपने जहां पर भी आप नोटबुक में लिख रहे हो। ठीक है, द, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ द प्रोडक्ट ऑफ, या फिर एक मिनट, हम्म, है ना, दिस इज n कॉमा m is equals to the number of element in array। हाँ, इस तरीके से कि n कॉमा n
एन कॉमा एम का नंबर प्रोडक्ट हमारा हमेशा इक्वल होना चाहिए किसके साथ, नंबर एलिमेंट इन एरे, दिस एन इज द रो और एम इज द कॉलम्स। फाइन, ये चीज आपकी, ये गोल्डन रूल है, समझ लो जब भी आप रीशेप का यूज करना चाहो तब के लिए। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। डॉट रेवल और डॉट फ्लैटन क्या करता है, बोथ ये हमारे दो अलग अलग फंक्शंस हैं। डॉट रेवल के में हम सबसे पहले देखते हैं डॉट रेवल क्या करता है। व्हेन रिटर्न अ व्यू ऑफ द ओरिजिनल डेटा व्हेनेवर पॉसिबल, ये आपको रिटर्न करता है व्यू ऑफ द डेटा व्हेनेवर इट्स पॉसिबल। दिस मेक्स इट फास्टर एंड मोर एफिशिएंट, नो डेटा इज कॉपीड। और इसमें कोई भी डेटा कॉपी नहीं होता, कॉपी करने में हमारा टाइम जाता है बट व्यू करने में हमारा इतना टाइम नहीं जाता। अच्छा, array dot travel और array dot flatten both methods are used for collapse a multi-dimensional array into a single dimension। मतलब कि ये काय के लिए यूज किया जाता है, फ्लैटन करने के लिए और हमारे मल्टीपल डायमेंशंस के लिए 3,3 4,4 5,5 इन सभी। अब देखो, ये हमारे पास एक ऐसा ऐसा ऑपरेशन था या फिर ऐसा फंक्शन था जिसने हमारे वन डायमेंशन के एरे को 3 4 5 7 9 किसी भी डायमेंशन में बड़ा एक्सपांड कर दिया। और ये जो फंक्शन है वो हमारा डाटा को कॉन्ट्रैक्ट करता है, लाइक जितनी भी डायमेंशन है उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब देखो यहाँ से आकर के तुमने देखा होगा np डॉट एरे फॉर्मेट मैट्रिक्स, दिस इज, आई होप दिस लाइक फ्लैटन डॉट रेबल। अब हम करते क्या है, हम जल्दी से इसका एक कोड देखते हैं, है ना। आई होप, देखो यहीं से आकर के देखता हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पर बना दिया, इसी कोड को मैंने कर दिया कॉपी। हाँ, एक मिनट, मैंने इसी कोड को कर दिया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैंने इसी को कर दिया यहाँ पर पेस्ट ना। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर आया, मैंने कहा मैट्रिक्स डॉट, या फिर एक मिनट, मैंने कहा न्यू मैट्रिक्स। फाइन, न्यू मैट्रिक्स इक्वल्स टू मैट्रिक्स डॉट आर ई, है ना। या फिर मैं इसको सिंपली करता हूँ मैट्रिक्स डॉट फ्लैटन, फ्लैटन का यूज किया एंड यू विल सी ये मेरा एग्जीक्यूट हो गया। एंड जैसे ही मैं यहाँ पर आकर के मैं प्रिंट करवाता हूँ, लाइक मैंने कहा न्यू मैट्रिक्स एंड यू विल सी इसने क्या कर दिया, मेरी सारी जो मैट्रिक्स मेरी यहाँ पर पहले से 5,3 में बनी हुई थी उसको फिर से 1D में बना दिया। तो दिस इज द सिंपल मेथड जो कि आपके किसी भी बड़े डायमेंशंस के या फिर बड़े डायमेंशंस की मैट्रिक्स को कॉन्ट्रैक्ट करके सिंगल डायमेंशन में ले आता है, रेबल और फ्लैटन। फाइन। अच्छा, अब हम बात करते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या है, रोज को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम्स को रोज में चेंज कर दो, रोज को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को रोज में चेंज कर दो। इस तरीके से, कुछ इस तरीके से जैसे मैंने बोला 1,2,3 4 5 6 7 8 9। अब ये ट्रांसपोज हम पढ़ क्यों रहे हैं, रेबल हम पढ़ क्यों रहे हैं, रिशेप हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये हमें तब और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब हम इसका प्रैक्टिकल यूज देखेंगे और उसको लीनियर अलजेब्रा के अंदर यूज करेंगे। ट्रांसपोज का सिंपल मीनिंग ये है, ये जो यहाँ पर लिखा गया ना, इसको जिस तरीके से इस रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया और इसको 2 5 8 में, फाइन, मतलब ये हमारा रो, ये रो थी ना हमारी कॉलम, उसको हमने रो में चेंज कर दिया और ये हो जाएगा हमारा 3 6 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहले हमारा किस तरीके से चल रहा था, इस तरीके से, है ना, फिर इस तरीके से और फिर इस तरीके से। अब हमारा कैसा हो गया, पहले यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ। तो दिस इज हाउ वी जस्ट चेंज द रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो। अब ये हमारा लीनियर अलजेब्रा जब हम पढ़ेंगे ना तब हमें बहुत ज्यादा नीड होगा। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे होंगे, इस लेक्चर को देख रहे होंगे, उनको ये चीज अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी कि ट्रांसपोज का यूज कहाँ किया जाता है। सो अब हमें करना क्या है, सिंपली मैट्रिक्स के नाम से एक एरे बनानी है। फाइन, एरे बनाने के बाद मुझे फॉर्म डॉट फॉर्मेट लगा करके मैट्रिक्स डॉट शेप मैट्रिक्स आउटपुट हमारा 2,2, ये हमारा किसी काम का नहीं है। सिंपली यहाँ पर आकर के हमें क्या करना है, मैट्रिक्स में आकर के एक तरीके सिंपल, बहुत सिंपल मैट्रिक्स है, बहुत सिंपल तरीका है। लाइक अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स लिखी है इस तरीके से मैट्रिक्स, फाइन, इस तरीके से हमारी एक मैट्रिक्स है, तो उसको ट्रांसपोज में चेक करने के लिए हमने लिखना है सिंपली टी मैट्रिक्स नाम का एक वेरिएबल बनाया। ये हम कुछ भी बना सकते हैं और मेथड सिंपल क्या है, मैट्रिक्स का नाम लिखने के बाद डॉट कैपिटल टी बना देना, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली इसमें वो चीज स्टोर हो जाएगी जो भी मेरा मैट्रिक्स यहाँ से बना होगा, मतलब जो भी मेरा इसका ट्रांसपोज होगा। लाइक इसका मेरा नाम अगर मैट्रिक्स है तो सिंपली इस मेथड का यूज करके मेरी ये वाली वैल्यू मेरी कहाँ स्टोर हो जाएगी, ये वाली मेरी यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। और सिंपली हम करके देख लेते हैं, उसको हमने जैसे एग्जीक्यूट करेंगे वी विल सी 1,2 2,3,4 है, तो 1,2 यहाँ आ गया और 3,4 यहाँ चला गया। ओके, सो दिस इज हाउ वी जस्ट ट्रांसपोज और एक्सचेंजिंग द रोज विद कॉलम और कॉलम विद रोज। हमारे पास आ गया कॉन्केटनेट, तो हमने देखा क्या, दिस इज प्राइमरी कॉलम, यहाँ पर मैंने 1,2 और 3,4 लिख दिया है। एंड देन यू विल सी कॉन्केटनेट अलोंग विद एक्सेस जीरो, एक्सेस जीरो के अलोंग अगर हमें कॉन्केटनेट करना हो तो इन दोनों कॉलम्स को जोड़ना है।
तो सिंपली हम डॉट कॉन्केटिनेट फंक्शन का यूज करेंगे और उन दोनों को कॉन्केटिनेट कर देंगे विद द एक्सेस, किस एक्सेस के अकॉर्डिंग करना है। उस तरीके से हमने सिंपली क्या किया, कॉन्केटिनेट किया, दो वैल्यूज को आपस में कॉन्केटिनेट करने का मतलब जो वैल्यू पहले अलग अलग थी, इन दोनों को एक एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग आपस में मैंने जोड़ दिया। आफ्टर दैट हम बात करते हैं स्प्लिट की। स्प्लिट में हम करने क्या वाले हैं, हमने कहा दिस इज जनरल जनरल फंक्शन फॉर स्प्लिटिंग एन एरे। एक एरे को स्प्लिट करने का जनरल फंक्शन है। इट कैन टेक इंटीजर एन, एक इंटीजर एन लेता है ताकि इस स्प्लिट के अंदर to split the array into n equal sub arrays or a list of indices। कहने का मतलब हमने एक एरे बनाई सिंपल। एरे बनाने के बाद मैंने सिंपल क्या किया, मैं उसको एरे को यहाँ प्रिंट कराता हूँ सो दैट इट विल बी विजिबल टू यू। जैसे इसको प्रिंट करा, अब हम आते हैं और हम देख रहे हैं हमने जैसे इसको प्रिंट किया लाइक 12, और प्रिंट करने के बाद मेरे पास ये आ गया इसका एरे। एरे करने के बाद मुझे करना क्या, स्प्लिट डॉट एरेज। दिस इज जस्ट द वेरिएबल, डोंट गेट बी कंफ्यूज्ड। np डॉट स्प्लिट इसका सिंपल मीनिंग है। अगर मैं सिंपल देखूं, ये कुछ भी नहीं है, इस तरीके से लिखना है np डॉट स्प्लिट। फाइन, अब स्प्लिट किसको करना है, एरे को। तो मुझे सिंपल यहाँ क्या लिखना है, एरे तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो दिस इज द थ्री इक्वल पार्ट्स। दिस थ्री इज फॉर थ्री इक्वल पार्ट्स। ओके, आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में, तीन बराबर बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, है ना। देखो इस तरीके से तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एंड आफ्टर दैट इस वाले कॉलम्स को भी मैं क्या करता हूँ, सिंपली हटा देता हूँ, दिस इज नॉट सो सफिशियंट। तो इस तरीके से हमारे पास तीन इक्वल पार्ट्स में आ गया। एंड आई होप इस सारी चीजों को आपने अच्छे से समझा होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ। फाइन, दिस इज द लास्ट चैप्टर जिसमें हमारे कुछ ही लाइक एग्रीगेटेड फंक्शंस है। एंड आफ्टर दैट हम बात करेंगे कुछ मल्टीपल या फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, कि किस तरीके से हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लेट कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट हम इस लेक्चर को यहीं खत्म करेंगे। सो दिस इज द चैप्टर 4। हम चैप्टर 4 पढ़ चुके हैं, अब हम आएंगे चैप्टर 5 पे। देखो दिस इज व्हाट इज वेक्टराइजेशन। आई होप आपको वेक्टराइजेशन शुरुआत में मैंने बता दिया था, या फिर आपके फर्स्ट पार्ट में मैंने बता रखा है। और द कोड कंप्यूटेशन और एडवांस ऑपरेशंस। व्हाट इज वेक्टराइजेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ numpy? In the context of NumPy, vectorization refers to the practice of applying operation। Vectorization क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं टू होल एरे, पूरे एरे के ऊपर, इंस्टेड ऑफ यूजिंग एक्सप्लिसिटली फॉर लूप्स। अच्छा, मैंने कहा लाइक परफॉर्मिंग अ वेक्टराइज्ड ऑपरेशन। वेक्टराइजेशन सिंपल एक तरीके का, मुझे ऐसे कुछ फॉर्मूलेस को अप्लाई करना है, जैसे कि शुरुआत में मैंने दिखाया था कि हमने सारी वैल्यूज को नंबर्स में चेंज कर दिया। उसी तरीके से हम क्या करते हैं कि हमें यहाँ पर जितने भी लाइक मुझे कुछ भी फंक्शंस या फिर ऑपरेशंस को अप्लाई करना होता है, सो मैं पूरे एरे पे अप्लाई करता हूँ, इंस्टेड ऑफ यूजिंग एक्सप्लिसिट ऑफ लूप। हम वहां पर लूप का यूज नहीं करते। फाइन, लाइक हम लिस्ट के अंदर पहले लूप का यूज करते थे, बट यहाँ पर हम लूप का यूज नहीं करेंगे। तो सिंपली हमें करना क्या है, इंपोर्ट करनी है numpy, जो कि हमारी पहले हो चुकी है। आफ्टर दैट मैंने क्या करना है, टाइम इस कोड के अंदर क्रिएटिंग टू लार्ज एरे, हमने दो लार्ज एरे बनाया, साइज हमने बहुत ज्यादा रख रखा है। एंड आफ्टर दैट np डॉट अरेंज साइज, और एरे दूसरे का भी np डॉट अरेंज साइज। तो अरेंज में बार बार बोल रहा हूँ, यूजिंग अ पाइथन लूप। अब देखो मैं यहाँ पर लूप का यूज करके और numpy वेक्टराइजेशन दोनों का यूज करके आपको बताऊंगा कि किसमें कितना टाइम लग रहा है। अब देखो स्टार्ट टाइम के लिए मैंने सिंपली क्या बोला, ये मेरा एक टाइम वेरिएबल है, लाइक टाइम डॉट डेट, जो मैंने की आपको फंक्शंस में, बिल्ट इन फंक्शंस में मैंने लाइब्रेरी को पहले ही करा के रखा है, इस वजह से मैं इन सबका यूज कर रहा हूँ। फाइन, दिस इज just the method to record the time। फाइन, अच्छा फिर मैंने क्या करा, एंड टाइम के नाम से फिर से उसको कर दिया, और सिंपली जो एंड टाइम में से स्टार्ट टाइम का मैंने माइनस कर दिया, जो भी आया टाइम वो मेरा यहाँ पर शो हो रहा है। फाइन, अच्छा लूप लगा करके अगर मैंने किसी भी फंक्शन में, देखो वेक्टराइजेशन सिंपल क्या है, वेक्टराइजेशन एक तरीका है जिसमें हम अपने पूरे मेथड्स के ऊपर अपने ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं, विदाउट यूजिंग लाइक मेथड्स के ऊपर, मतलब एरेज के ऊपर हम अपने मेथड्स को, ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं विदाउट यूजिंग द लूप। अब लूप का यूज क्यों नहीं करते, यहाँ पर एक डेमोस्ट्रेशन है। देखो इस डेमोस्ट्रेशन में पहला हमने लूप का यूज करके कोड बनाया है जहाँ पे हमने टाइम रिकॉर्ड किया है, और दूसरा हमने यूजिंग वेक्टराइजेशन के थ्रू हमने बनाया है एक कोड जिसमें हमने फिर से टाइम को रिकॉर्ड किया है। टाइम को किस तरीके से रिकॉर्ड किया है, दिस इज द रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम, दिस इज द रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम। इस तरीके से आप अपने टाइम को रिकॉर्ड कर सकते हैं। सिंपली एंड टाइम जो भी आपको एक रिकॉर्ड करना है वो कैसे होगा, इस तरीके से एंड टाइम क्या होने वाला है और आफ्टर द स्टार्ट टाइम क्या होने वाला है, दोनों में से माइनस कर दो, जो एंड का टाइम होगा स्टार्ट टाइम माइनस करके आपको उसका डिफरेंस मिल जाएगा। अच्छा, इसमें हमने किया क्या है, हमने यहाँ पर देखो रिजल्ट लूप
इन दोनों को ऐड करवाया है, हर किसी को पूरे मतलब इस वाले एरे के एक एक एलिमेंट के साथ ऐड करवाया है विद द यूज ऑफ लूप। पर जब हमने इस तरीके से ऐड करवाया लाइक रिजल्ट नंपाई इक्वल्स टू एरे 1 प्लस एरे 2, तो इसने ऑटोमेटिकली क्या किया, दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म हुए हैं। और जो कि पहले हो रहा था, देखो दोबारा से मैं आपको समझाता हूँ। लाइक मैंने कहा ये है हमारे पास एरे, फाइन, इस तरीके का एरे एक वन लाइक 1, 2, 3, है ना। और ये मेरे पास एक दूसरा एरे 2 दैट इज 4, 5, 6, फाइन। अच्छा ये वैल्यू मेरे पास है 0, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 2, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2। अब मैंने फॉर लूप का यूज किया और एरे 1 प्लस एरे 2 किया, है ना, और एरे 2 में से भी आई वैल्यूज को निकाला, इन दोनों की आई वैल्यूज को, फाइन, एरे 1 और एरे 2 में से। जैसे कि यहाँ पर हो रहा है फॉर आई इन रेंज साइज, फॉर आई इन रेंज साइज, कहने का मतलब अब यहाँ पर मैंने क्या किया, देखो ये फॉर लूप का यूज किया है ना, फॉर लूप का यूज करके मैंने इसकी 1 और इसके 4 दोनों को ऐड करवाया 5, 2 को और इसको ऐड करवाया दैट इज 7, और इन दोनों को ऐड करवाया दैट इज 9। मतलब कि ये वाला आई में जो मेरा लूप टाइम ले रहा है दैट इज 3387, कितना, 0.3387। मतलब कि मेरा लूप लगाकर इस पूरे ऑपरेशन को परफॉर्म करने में इतना टाइम जा रहा है। बट अगर मैं वेक्टराइजेशन के थ्रू करता हूं देन दिस विल टेक जस्ट 0.0044, और उसमें मुझे लूप की भी नीड नहीं पड़ी। उसमें सिंपल मैंने क्या किया, एरे 1 प्लस एरे 2 इस तरीके से मैंने सिंपली यूज कर दिया, सो दैट इसने मुझे क्या किया, ऑटोमेटिकली 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑटोमेटिकली इन सबको आपस में ऐड करा करके सेम रिजल्ट मुझे दे दिया है। तो दिस इज द वेक्टराइजेशन और इन पाइथन, राइट। सो अब हम बात करेंगे इंट्रोड्यूसिंग यूनिवर्सल फंक्शंस की। ये कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि numpy के अंदर पहले से ही इनबिल्ट होते हैं। और इसकी, चलिए हम इसकी डेफिनेशन के साथ शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो डेफिनेशन वो है ये कि द फंक्शन दैट एनेबल वेक्टराइजेशन, ऐसे फंक्शन जो वेक्टराइजेशन को एनेबल करते हैं उनको हम बोलते हैं यूनिवर्सल फंक्शंस। और यू फंक्स, ओके, यू फंक्स इज द फंक्शन दैट ऑपरेट्स ऑन एन एनडी एरे। ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो एनडी एरे पे ऑपरेट किया जाता है, इज एन एलिमेंट बाय एलिमेंट फैशन। कहने का मतलब हर चीज को एक एलिमेंट बाय एलिमेंट के थ्रू ट्रीट करता है। दे आर एसेंशियल वेक्टराइज्ड रैपर्स अराउंड सिंगल कोर फंक्शंस व्हेन यू सी यूज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स लाइक, जैसे कि आप अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करते हैं सेम उसी तरीके से इसका यूज करना है। अच्छा, इसके कुछ पॉइंट, 4-5 पॉइंट्स है, उसके बाद हम इसकी इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। सबसे पहला चीज, अर्थमेटिक फंक्शंस, दीज फंक्शन परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये फंक्शंस मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि np डॉट एड, सिंपली एड इज अ फंक्शन, यूनिवर्सल फंक्शन। np डॉट सब्ट्रैक्ट और np डॉट मल्टीप्लाई, np डॉट डिवाइड, किसी नंबर एक से डिवाइड करना पूरी नंपाई एरे को, तो वहां पर हम इसका काम यूज लेते हैं। np डॉट पावर, np डॉट मॉड, इस तरीके से इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक, ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। आफ्टर दैट इसी की बात आते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लाइक ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी होगी 10th एंड 12th में। और अगर आपको मैथ से इतना प्यार नहीं है बट फिर भी यहाँ पर आपको देखना ही देखना पड़ेगा फॉर बिकमिंग एन एआई इंजीनियर। सो ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशंस के लिए हम कुछ लाइक np डॉट साइन, कॉस, टेन, इन तरीके की चीजों का यूज करते हैं। एंड आफ्टर दैट अगर हम इसको कोसेक, सेक और लाइक कॉस में चेंज कर रहे हैं, तो उस केस में जा करके हम क्या करते हैं, नीचे लाइक रिवर्स फंक्शंस का भी यूज कर लेते हैं, सो दैट यही फंक्शन बाद में मॉडिफाई होकर के हमारे दूसरे अदर फंक्शंस बन जाते हैं। आफ्टर दैट हम बात करें तो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस भी हैं इसी के अंदर, np डॉट exp, np डॉट log, np डॉट log2 एंड np डॉट log10। अच्छा, कंपैरिजन फंक्शन सेम कंपेयर करने के लिए लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, दीज आर सम ऑफ द बेसिक यूनिवर्सल फंक्शन जो कि हमारी एनपी एरे, नंपाई एरे के ऊपर काम करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ एग्रीगेट फंक्शंस की। एग्रीगेट फंक्शंस आर द सबसेट ऑफ यू फंक्शन। कुछ यूनिवर्सल फंक्शंस के सबसेट को ही हम एग्रीगेट फंक्शंस बोलते हैं। कहने का मतलब ये जितने सारे भी फंक्शंस है ना, जैसे ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, लॉग करना, साइन करना, कॉस करना, इन्हीं फंक्शन का एक छोटा सा सबसेट है जिसको हम बोलते हैं एग्रीगेट फंक्शन, फाइन, दैट परफॉर्म अ कंप्यूटेशन ऑन अ सेट ऑफ वैल्यू, जो क्या करता है, हमारी कंप्यूटेशन परफॉर्म करता है किसी भी सेट ऑफ वैल्यूज के ऊपर विद इन एन एरे। और जो कि उस एरे की भी बात हो रही है, अभी केवल दोबारा समझो, उस एरे की बात हो रही है, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम सिंपल एक एरे बोलते हैं कि उस एरे के ऊपर की बात हो रही है कि like उस एरे में जितने भी हमारे पास फंक्शन है उन सबकी कंप्यूटेशन कौन करेगा, हमारा एग्रीगेट फंक्शंस, फाइन। जस्ट गिव मी अ सेकंड, या अब हम और बात करेंगे वो रिटर्न रिजल्ट, और एक वो सिंगल रिजल्ट दे देगा। कहने का मतलब
जैसे मैंने आपसे बोला np डॉट सम। np डॉट सम का मतलब ये है कि होगा क्या यहाँ पर, np डॉट सम करने से आपके एरे में जितना भी वैल्यूज होंगी उन सबका सम करके वो आपको प्रोवाइड कर देगा। अच्छा, सम किसी किसके काम आता है? सम अगर मेनली हम बात करें किसी भी वैल्यूज की, सबको ऐड करके लाइक मीन निकालने के, मीडियन निकालने के, लाइक बहुत से फंक्शन हम बनाते हैं, बहुत से कोड्स हम बनाते हैं जहां पर हमें सम की जरूरत पड़ती है। तो उस केस में जाकर के हम इस एग्रीगेट फंक्शन का यूज करके उस चीज को और भी ज्यादा आसान कर सकते हैं और स्पीड अप कर सकते हैं चीजों को। अच्छा, फिर एक बात करते हैं मिन मिन मैक्स की। सिंपल मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मिन और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मैक्स। ओके, आफ्टर दैट मीन की बात करते हैं, एनपी डॉट स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है ये मैं आपको अगले मतलब कुछ लेक्चर्स के बाद बताऊंगा, जिसमें कि हम ये समझेंगे कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और जितनी भी चीजें होती है हमारे पास वो कैसे काम करते हैं और एग्जैक्टली उनका सिग्निफिकेंस क्या है। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि ये कुछ एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं जिनका काम हम numpy के अंदर कर सकते हैं। नोट्स बनाते रहिए सो दैट ये चीजें आपको बाद में स्किप ना हो जाए। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन की। देखो यहाँ पर सिंपल क्या किया, डाटा के नाम से एक numpy डॉट एरे बना दिया। अच्छा, ये जर्नल ये जनरल क्या है, जनरल इम्प्लीमेंटेशन या फिर जनरल सिंटैक्स है, जिसके अंदर देखो अगर मैं बात करता हूँ जस्ट अ सेकंड लाइक दिस, मैंने बोला np डॉट मीन, ठीक है? तो दिस np इज द एरे, ये एरे की बात हो रही है। ये एरे मतलब numpy नहीं है, आपको हमेशा ये नहीं लिखना। आपने अगर इस तरीके से डाटा बनाया लाइक डाटा इक्वल्स टू np डॉट एरे, ठीक है, फिर फाइल इस तरीके से कुछ भी, तो ये जो डाटा है ना, डाटा के ऊपर आप इसको इंप्लीमेंट करोगे लाइक दिस। मैंने कहा डाटा डॉट मीन, तो उस डाटा का जो भी मीन होगा वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो अब हम बात करते हैं इसकी कोड इंप्लीमेंटेशन की। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, डाटा के नाम से एक एरे बनाया एंड आफ्टर दैट सेम हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया। हम इसको चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। वो मैंने स्ट्रिंग डायनामिक स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का यूज करके इस तरीके की वैल्यू लिख दी है। आफ्टर दैट अगर आप चाहें तो डेटा डॉट सम के नाम से सिंपली आप इस तरीके से यूज करके भी इसका सम निकाल सकते हैं। यू विल सी ये मुझे सम दे देगा विद इन 1 और 2 सेकंड। देखो यहाँ पर इसने 5 दे दिया, फाइन। तो दिस इज जस्ट स्ट्रिंग डायनामिक स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, कि वो किस तरीके से वो भी मैंने आपको बता रखे हैं पिछले कुछ लेक्चर्स में। ओके, तो दिस इज द सम। आफ्टर दैट मीन निकालने के लिए सिंपल आपने मीन लिख दिया, किस एक्सेस में निकालना आपने वो दे दिया। ओके, फिर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सिंपली आपको देखो इतने सिंपल सिंपल फंक्शंस हैं, आपने इसको सिंपली यूज करना है। अच्छा, मैं इसी में चाहता हूँ कि मैं क्या निकालूं, यहाँ से मिनिमम वैल्यू निकालूं, फाइन, मिनिमम वैल्यू फ्रॉम द एरे, फाइन। तो मैं यहाँ पर करूंगा क्या, मैंने यहाँ कर दिया प्रिंट, या प्रिंट, प्रिंट करने के बाद डाटा डॉट min एंड यू विल सी मिनिमम वैल्यू यहाँ पर कौन सी 2, तो ये मुझे देखो इसने 2 दे दिया। फाइन, तो सिंपली आप इन फंक्शंस का इस तरीके से यूज कर सकते हैं, लिख लीजिए, इसकी प्रैक्टिस आप हैंड टू हैंड करते रहिए। ओके, अब हम बात करते हैं ना आखिरी चैप्टर की। अब आखिरी चैप्टर में देखो क्या है, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी लीनियर एल्जेब्रा की। अब लीनियर एल्जेब्रा क्या है, वो इसको डीपली पढ़ने के लिए हम इसका एक अलग हमने सेक्शन बना रखा है, हम उसमें जाकर के पढ़ेंगे। फिलहाल हम जनरल एक थिंकिंग लेकर या फिर जनरल एक ओवरव्यू लेकर के चलते हैं। तो लीनियर एल्जेब्रा इज अ मैथमेटिकल लैंग्वेज ऑफ डेटा साइंस। डेटा साइंस के अंदर जो मैथमेटिकल लैंग्वेज है ना, लाइक कैसे हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कैसे उनको प्लस कर रहे हैं, कैसे उनको माइनस कर रहे हैं। और मैट्रिक्स देखो, मशीन लर्निंग मैंने आपको बताया था नंबर्स के ऊपर काम करती है। नंबर्स के ऊपर लाइक अगर नंबर टू डायमेंशन में तो वो मैट्रिक्स बन गई, सिंगल डायमेंशन में वो एक्सिस एरे बन गई। सिंगल डायमेंशन में तो एरे है, 2 डायमेंशन में तो मैट्रिक्स है, 3 डायमेंशन में तो भी मैट्रिक्स है। अच्छा, जैसे जैसे हम वीडियो, इमेजेस, इन चीजों का यूज करते हैं, ये सारी हमारी 2 से 3 4 डायमेंशन में चली जाती है। अब दो वीडियो को मर्ज करना है तो उस केस में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कुछ मैट्रिक्स का, है ना, कुछ मैट्रिक्स का डिवाइड करना पड़ेगा, कि कुछ भी ऐसे ऑपरेशंस जो मशीन लर्निंग के अंदर परफॉर्म कराने हैं, वो सारे हमारे लीनियर एल्जेब्रा के अंदर आ जाते हैं। तो उसको पढ़ना हमारे लिए उतना ही जरूरी हो जाता है जितना कि लाइक मशीन एआई इंजीनियर बनना है, फाइन। अच्छा, तो हम इसको पढ़ते हैं। लीनियर एल्जेब्रा द मैथमेटिकल लैंग्वेज ऑफ डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। इट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क, ये आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर ऑपरेशंस ऑन वेक्टर एंड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, इसके लिए आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, फाइन। फ्रेमवर्क इन द सेंस ये आपको एक तरीके का लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, या आपको एक तरीके का पैकेज प्रोवाइड करता है विद इन द numpy। अच्छा, दैट आर द कोर ऑफ एल्गोरिथमिक रेंजिंग फ्रॉम सिंपल लीनियर रिग्रेशन टू कॉम्प्लेक्स डीप न्यूरल नेटवर्क। अब न्यूरल नेटवर्क क्या होते हैं और लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, ये आपको मैं ओवरव्यू देता हूँ, क्योंकि इसको मैं ज्यादा डीप में बताऊंगा तो आपकी समझ में नहीं आएगी। रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन का मतलब ये है कि ऐसी कुछ वैल्यू जो कंटिन्यूअसली चलती हैं, कंटिन्यूअसली ऐसे, जैसे मैंने कहा कि लाइक अगर मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस है तो मुझे 1,000 रुपए मिलेंगे।
2 साल का एक्सपीरियंस हो तो मुझे 2,000 रुपए मिलेंगे, 3 साल का एक्सपीरियंस हो तो मुझे 3,000 रुपए मिलेंगे, 4 साल का एक्सपीरियंस हो तो 4,000 रुपए मिलेंगे। अब आपके दिमाग में आ रही होगी कि ये दोनों चीजें मेरी एक्स एक्सिस और मेरी वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस माई एक्सपीरियंस एंड वाई एक्सिस माई यू नो द सैलरी। अब देखो मैं ऐसा इस तरीके से समझाता हूँ आपको। जैसे मैंने आपसे बोला लाइक ये मेरी एक एक्सिस हो गई, फाइन, और ये मेरी एक और दूसरी एक्सिस हो गई, फाइन, ये वाली। अब मैंने यहाँ पर यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस, और यहाँ पर मेरी क्या रही, यहाँ पर जस्ट एक सैलरी एक मैंने बना कर रख दी है। लाइक अगर मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस तो सैलरी मेरी 1,000, फाइन, इस तरीके से 1,000। अगर मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो सैलरी मेरी 2,000 है। अच्छा, फिर मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो सैलरी मेरी 3,000। अब आप देख रहे होंगे, अगर मैं इस तरीके से डेटा प्लॉट करूँ इसका, इस तरीके से देखो, इस तरीके से, है ना? तो उस तरीके से मैंने एक डेटा प्लॉट किया। अब इस सेंस में मैंने अगर आपसे कहा कि मेरी 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप तुरंत बता दोगे कि यहाँ पे 4,000 आपकी सैलरी होने वाली है। तो इसको हम बोलते हैं लीनियर रिग्रेशन, कि सारा डेटा हमारा लीनियरली मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये वैल्यू पॉइंट यहाँ पर आएगा इस तरीके से, कि सारा डेटा हमारा लीनियरली मूव कर रहा है या नहीं कर रहा। इसी को हम बोलते हैं लीनियर रिग्रेशन, कि कैसे हमारी लाइन एक लीनियरली रिग्रेस कर रही है। फाइन। इसी तरीके से, और न्यूरल नेटवर्क्स की बात अगर मैं करूं, तो वो डीप लर्निंग का पार्ट है। सिंपल मैं आपको समझा सकता हूँ कि उसके अंदर इस तरीके के परसेप्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी, हाँ, परसेप्ट्रॉन्स होते हैं, जिसको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। और उसको न्यूरॉन से कॉपी किया गया, बट बोलते परसेप्ट्रॉन। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क्स को बनाया जाता है यूं करके। राइट। तो इन्हीं न्यूरल नेटवर्क्स में जब हम वो करते हैं, लाइक जब हम अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं, तो वहां पर हमें नमपाई एरे या फिर लीनियर अलजेब्रा की जरूरत पड़ती है, इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को सिंपलर बनाने के लिए। और इसमें मैथमेटिक्स हमें एक्चुअल मैथमेटिक्स पेन पेपर लेकर नहीं करनी है। अगर उस तरीके की करना चाहते हो तो वो रिसर्च पार्ट में हमारा चला जाता है। फाइन। सिंपली अगर हमें डेटा साइंस के अंदर करना है, तो हमने लीनियर एल्जेब्रा का जो हमें फ्रेमवर्क दे रखा है, लीनियर एल्जेब्रा का हमें क्या दे रखा है, एक फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का काम क्या है, सिंपली हमारी चीजों को, हमारे प्रोसेस को और ज्यादा सिंपल करना। तो उस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग हमें सारी प्रोसेस को करने के लिए अलग से एक पैकेज दे रखा है। हमें कुछ भी मैथमेटिकल लाइक कैलकुलेशंस करने की पेन पेपर के थ्रू कोई भी नीड नहीं है। अच्छा, अब हम चलते हैं थोड़ा सा इस साइड में और देखते हैं जल्दी जल्दी इसमें क्या लिखा है। नमपाइस लिन एल्ग सब मॉड्यूल numpy डॉट लिन एल्ग प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड हाई ऑप्टिमाइज्ड टूल किट। ये जो मॉड्यूल है ना, numpy लीनियर अलजेब्रा के नाम से, ये numpy lin एल्ग, ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है हमें एक हाईली ऑप्टिमाइज्ड टूल किट। इस टूल किट के अंदर काफी सारे हमारे पास फंक्शंस है, काफी सारे हमारे पास मेथड्स है, काफी सारे हमारे पास टेक्निक्स है, जो करती क्या है, फॉर परफॉर्मिंग दीज एसेंशियल लीनियर एल्जेब्रा ऑपरेशंस। और इन्हीं लीनियर एल्जेब्रा ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करती है। देखो, अब अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूं, तो मैट्रिक्स में जब आप मल्टीप्लाई करना सीखोगे, तो 2 by 2 की मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, बट 3 by 3 की करना और कॉम्प्लेक्स, 4 by 4 की करना और ज्यादा कॉम्प्लेक्स, 10 by 10 की करना और ज्यादा कॉम्प्लेक्स। तो 2 by 2 की तो आप पेन पेपर के थ्रू कर लोगे, 3 by 3 की भी कर लोगे, एंड आई होप अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो 4 by 4 की भी कर लोगे। बट जब इसकी डायमेंशन बढ़ती जाएंगी इस मैट्रिक्स की, आपके लिए इसको सॉल्व कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वो डायमेंशन कब बढ़ती हैं, जब हम डीप न्यूरल नेटवर्क्स पे काम करते हैं। तो उस केस में हमें इस numpy डॉट लीनियर एल्जेब्रा, इस मॉड्यूल का, इस फ्रेमवर्क का यूज करना पड़ता है, सो दैट हमारी जितनी भी लीनियर एल्जेब्रा के अंदर कैलकुलेशन है वो सारी हमारे लिए ईजी हो जाए। It is important to recognize that NumPy linear algebra is not merely a collection of function written in Python। ये केवल एक कलेक्शन ऑफ फंक्शंस नहीं है हमारी पाइथन के अंदर। इट सर्व एज अ हाई परफॉर्मेंस ब्रिज, एक बहुत ही हाई परफॉर्मेंस ब्रिज, हमारा बैटल टेस्टेड लो लेवल लीनियर एल्जेब्रा लाइब्रेरी है, लाइक बेसिक लीनियर एल्जेब्रा सब प्रोग्राम्स। कहने का मतलब सिंपली ये है कि ये जस्ट एक कलेक्शन ऑफ फंक्शंस नहीं है, इसके अंदर आपको इतने ज्यादा फंक्शंस, मेथड्स, टेक्निक्स और ब्रिजेस, ब्रिजेस इन द सेंस वो गैप जो आपका पेन ऑन पेपर से आपकी कंप्यूटर डेटा साइंस के ऊपर काम करते हैं, उसको फिल करने के लिए बहुत तगड़ी टूल किट है। अच्छा, स्टेबिलिटी भी बहुत है, स्पीड भी बहुत है इसकी, इसी वजह से इसको और ज्यादा डोमिनेंसी में रखा गया है। व्हेन अ फंक्शन लाइक linear np dot linear algebra dot inv is called, the computation is hand off to the underlying library linear algebra। ये जब हम इस तरीके का फंक्शन कॉल करते हैं ना, तो होता क्या है, ये सारी हमारे पास जितनी भी है ना, ये लीनियर एल्जेब्रा के पास हैंड ओवर हो जाती है, एंड ensuring that ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड विद मैक्सिमम एफिशिएंसी। और तब उस केस में आप केवल numpy का यूज ना करके आप क्या कर सकते हो, लीनियर एल्जेब्रा का यूज कर सकते हो और अपनी प्रोसेस को और भी ज्यादा सिंपल बना सकते हो।
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात करूं, अगर ई एलिमेंट वाइज होती है तो हम इसको में लिखते हैं लाइक स्टार, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। फाइन, दिस ऑपरेशन मल्टीप्लाई करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ टू एरे विद द सेम शेप। मैट्रिक्स परफॉर्म्ड, मैट्रिक्स प्रोडक्ट की बात करें जिसको हम एन टू डॉट डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। दिस परफॉर्म द ट्रू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वेयर द इनर डायमेंशंस ऑफ द टू मैट्रिक्स मस्ट मैच। कहने का मतलब ये है कि इसमें अगर आपकी इनर डायमेंशंस मैच करेंगे तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसमें शेप सेम होनी चाहिए। शेप की बात करूं, हम थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ चेक करते हैं। फाइन, मैंने आपसे बोला कि लाइक यहाँ पर हमने अभी कोई वैल्यू नहीं दी है, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसमें दो दो वैल्यू देता हूँ। लाइक टू कॉमा इधर की बात करूँ तो 5, और नीचे आ जाता हूँ तो 6 कॉमा इधर की बात करूँ तो 8। फाइन, अच्छा जैसे ही मैं इसको लाइक मैंने यहाँ पर सब कुछ दे रखा है, ओके। अब मैं जाता हूँ, मैं इसको जैसे ही मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा, अभी अभी फिलहाल आउटपुट पर ध्यान ना दो, है ना, क्योंकि मैं भी वन डायमेंशन की बात कर रहा हूँ सिंपल, इस वजह से आप इस पर भी ध्यान मत दो। जो भी आउटपुट आएगा हमारा नीचे आएगा, ओके। अच्छा यहाँ पर आ गए हम। हमने देखा एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट करने के लिए, लाइक एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट करने के लिए हमारे पास वैल्यू कितने हैं, 12 और 40। अब ये वैल्यू कैसे आई, चलिए देखते हैं। हमने दो एरे लिख दिए, 2,5, मैंने यहाँ कर दिया 2,5। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, और यहाँ पर हम आ जाते हैं, दूसरी वैल्यू हमारी कितनी है, 6,8। कितनी है, 6,8। तो इसको बोलते हैं 6,8। अब एलिमेंट वाइज मतलब इसका प्रोडक्ट इसके साथ और इसका प्रोडक्ट इसके साथ। जब हम इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास आने वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12,40। तो उसको हम बोलते हैं एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट। क्या हम बोलते हैं, एलिमेंट, हर एलिमेंट का उसके एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट हो जाएगा। फाइन, दिस इज द एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट। अच्छा अब हम बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट के अंदर है क्या, डॉट प्रोडक्ट हमें एक स्केलर वैल्यू देता है। क्या देता है, स्केलर वैल्यू। डॉट प्रोडक्ट हमें क्या देता है, एक स्केलर वैल्यू। थोड़ा सा मैं उसको ऊपर लेके चलता हूँ, या हम बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट की। फाइन, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास क्या था, 2 कॉमा, हम यहाँ से दोबारा से दोनों वैल्यू उठाते हैं 5, और यहाँ पर आते हैं 6,8। डॉट प्रोडक्ट में होगा क्या, डॉट प्रोडक्ट में सिंपली हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। पहले इसके मल्टीप्लाई इसमें इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, एंड आफ्टर दैट ऐड। पहले एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई, फर्स्ट एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई एंड देन ऐड दैम। एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई, इसको थोड़ा सा हम अभी और पढ़ेंगे। इस वाले लेक्चर को अननेसेसरी इतना मतलब लेंथी बनाना मेरे अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, क्योंकि इसी चीज को मैं बार बार आपको फिर लीनियर अलजेब्रा में भी बताऊंगा, सो दैट इसको हम जितना नीडेड है उतना रखते हैं। फिर इसको और ज्यादा डीप में समझने के लिए हम लीनियर अलजेब्रा में आई थिंक ज्यादा ध्यान देंगे हम। फर्स्ट एलिमेंट वाइज हमने सबसे पहले क्या करना है, 6 इंटू 2 दैट इज 12, प्लस 5 इंटू 4 दैट इज 5 इंटू 8 इक्वल्स टू 80, तो दैट इज 52। एंड यू विल सी वही यहाँ पर आंसर आया। सो दिस इज द सेम प्रोडक्ट, इसको मैट्रिक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी। डॉट प्रोडक्ट हमें क्या देता है, स्केलर वैल्यू, उसको अच्छे तरीके से ध्यान रखना। और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हमें एक नई मैट्रिक्स देता है। फाइन, जो इसी को हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। देखो इस क्रॉस प्रोडक्ट ने हमें क्या दिया, एक दूसरी मैट्रिक्स पकड़ा दी। बट हमने डॉट प्रोडक्ट की बात करी तो डॉट प्रोडक्ट हमें क्या देगा, स्केलर वैल्यू। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को ध्यान रखना। मैं बाद में बताऊंगा जब आपको लीनियर अलजेब्रा पढ़ाऊंगा कि उस केस में इसकी क्या नीड है। सो आई होप आपको ये चीज अभी तक समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं कोर लीनियर अलजेब्रा फंक्शंस की, दैट इज, अब हम बात करते हैं इसके डिटरमिनेंट की। फाइन, अच्छा डिटरमिनेंट होता क्या है, डिटरमिनेंट इज अ स्केलर वैल्यू दैट कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही कैलकुलेट किया जा सकता है डिटरमिनेंट। इट हैज इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इंक्लूडिंग डिटरमाइनिंग वेदर मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल। ए मैट्रिक्स विद अ डिटरमिनेंट ऑफ 0 इज अ सिंगुलर एंड डज नॉट हैव एन इनवर्स। अब देखो इसमें ना आपने काफी चीजें देखी होंगी। सबसे पहली चीज आपने देखी स्केलर, दूसरा आपने, मैं इनकी बात करता हूँ, स्केलर, स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। आफ्टर दैट आपने देखा इसमें मैट्रिक्स इन्वर्टेबल, इन्वर्टेबल, एंड मैट्रिक्स ऑफ डिटरमिनेंट 0 सिंगुलर, डज नॉट हैव अ इनवर्स। ये सारी चीजें आपको लीनियर अलजेब्रा में समझ में आएंगी अगर जिस बंदे ने लीनियर अलजेब्रा पढ़ रखा है उसको अच्छी तरीके से उन चीजों से मतलब वाकिफ होगा। अच्छा जिसने नहीं पढ़ा हुआ है वो सिंपल क्या करे, इस चीज को अभी नोट डाउन करता चले, क्योंकि इस चीज को समझाने में मुझे सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से शुरू करनी पड़ेंगी। लाइक व्हाट इज मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या है, एक्चुअल में उसका सिग्निफिकेंस क्या है, तब आपको ये चीजें ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। फिलहाल आप इतना करो सिंपल कि जो मैं बताता जा रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से नोट करते जाओ, समझते जाओ, पढ़ते जाओ, लिखते जाओ। अच्छा अब मैं डिटरमिनेंट की बात करता हूँ, तो देखो इसमें हुआ क्या, मैंने एक वैल्यू बनाई ए, और ए के अंदर मैंने क्या बनाया, टू डायमेंशनल एरे बना दिया। टू डायमेंशनल एरे का मतलब मैंने एक एरे को जिस तरीके से बनाया,
करेक्ट 2,3 और दूसरा था 4,5 इस तरीके से फाइन। और इसको मैंने बना दिया 2 डायमेंशन में। अभी मेरा 1 डायमेंशन ये हो गई, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस मैंने 2 डायमेंशन का बना दिया। अच्छा, इसका मुझे क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट वैल्यू। क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट वैल्यू। अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का एक अलग केस है, तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आप इतना समझो, देखो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का बहुत सिंपल केस ये है, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो। ये केवल 2/2 की बात कर रहा हूँ, और आपको जितने भी मेथड है ना इसके लीनियर अलजेब्रा में अच्छे से सिखा दूंगा। फिलहाल आप इतना समझो 2/2 का अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, जैसे मेरे पास एक ये मैट्रिक्स है 2,3 और 4,5, इसका निकालने की छोटी सी ट्रिक है, इसका मल्टीप्लाई करो उसके साथ, दैट इज 10 माइनस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई दैट इज 12, और इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 2। और आई होप आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इसी तरीके से हमने 2D मैट्रिक्स का यूज किया है, और एक फंक्शन यहाँ बनाया है np डॉट लीनियर एल्जेब्रा डॉट डेट। डेट डेट का मतलब क्या है, यहाँ पर डिटर्मिनेंट np डॉट ling लीनियर algl डॉट a। तो यहाँ से आपको इस तरीके से का क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट, जो कि आप किसी भी वैल्यू में स्टोर करवा सकते हैं। तो दिस इज हाउ, दिस इज द कोड, दिस इज द कोड, दिस इज द कोड, मैं लिख देता हूँ, दिस इज द कोड, एक मिनट, कोड फॉर, कोड फॉर गेटिंग डिटर्मिनेंट। किसी भी डिटर्मिनेंट को निकालने के लिए सिंपल आप इस तरीके का एक कोड लिखेंगे, या फिर इसमें जितने भी फंक्शन होंगे इसके बाद एक फंक्शन आएगा इस तरीके से INV, वो करेगा क्या, वो इसका इनवर्स दे देगा। अब सुनो, यहाँ से आपने एक वैल्यू, आपने एक डेफिनेशन में एक चीज देखी थी कि a matrix with a determinant of 0 is singular matrix जिसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। दोबारा से समझो, ये मैं इस वैल्यू का इनवर्स पॉसिबल है, बट अगर कोई वैल्यू जिसका मतलब लाइक डिटर्मिनेंट 0 है, उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। अब डिटर्मिनेंट 0 किस केस में होने वाला है, वो कुछ इस तरीके का केस होगा। इनवर्स का मतलब सिंपली एक वैल्यू होती है जो कि लाइक उसका इनवर्स है, सिंपल मैं भी यही बोलूंगा, लाइक 2,2 और 2,2, दिस इज द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का इनवर्स डिटर्मिनेंट 0 होगा, इट मीन इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। कैसे, 4 माइनस 4 दैट इज 0, और 0 होने के बाद ये कौन सी मैट्रिक्स बन गई, ये बन गई मैट्रिक्स सिंगुलर। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। अब देखो सिंपल हम दोबारा आते हैं, इनवर्स, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज अनदर मैट्रिक्स a माइनस वन सच दैट देयर प्रोडक्ट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, मैंने आपसे बोला हमारे पास एक मैट्रिक्स है, जैसे मैंने बोला 2,2 और 3,4, इस तरीके के एक मैट्रिक्स है फाइन। इसके बाद एक ऐसी मैट्रिक्स और होगी, इसको मैं बोलूंगा ए और इसको बोलूंगा a माइनस वन। जैसे ही मैं इन दोनों का a माइनस वन मतलब a इनवर्स है, ये पावर है, दोबारा से समझ लो मेरी बात, ये क्या है, ये पावर है, ये पावर है, क्या है, ये पावर है। इस तरीके से ए इनवर्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है, जैसे लाइक ये अगर ये ए मैट्रिक्स है, और जब मैं इसका इसके साथ क्या करवाऊंगा, इसके इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो आने वाली मैट्रिक्स मेरे पास कैसी है, 1,1 0,0। इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं इनवर्स मैट्रिक्स। तो दिस इज हाउ द इनवर्स मैट्रिक्स वर्क्स, कि अगर हम उसकी मैट्रिक्स के साथ किसी एक ऐसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करवा दें, जिस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास जो आने वाली वैल्यू है वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आपको ऊपर ही बता रखी है, तो इस तरीके से हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, इनवर्स मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, इनवर्स मैट्रिक्स। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। और इसके लिए भी सिंपल फंक्शन यही है, लाइक np डॉट लीनियर एल्जेब्रा डॉट inv स्टैंड फॉर इनवर्स, लाइक दिस। मैं गया दोबारा से, मैंने जाकर के देखा, एंड यू विल सी इनवर्स ऑफ ए का इनवर्स क्या है, 0.4 माइनस 2.0 माइनस 2.0 0.6। तो ये हमारे पास थी ओरिजिनल मैट्रिक्स, इसकी इनवर्स मैट्रिक्स हो गई ये फाइन। इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट करा के देखूं, तो देखो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही हमें देखने को मिल रही। आई होप आपको समझ में आ रही हो सारी चीजें। इट मीन ये एक ऐसी मैट्रिक्स है, अगर हमने इस मैट्रिक्स का साथ, देखो मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको, ठीक है ना, ताकि ये चीज और ज्यादा आपके लिए सिंपल हो जाए। 2,3 और कितनी थी वैल्यू, एंड 3,4 है ना, 2,3 एंड 4,5, ओके, दैट इज 4,5, ओके। इसके बाद एक ऐसी मैट्रिक्स जिसको मल्टीप्लाई करने पे 1,0 1,0 आया, right? अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पे, एंड दैट इज -2 1। अब ये है इसकी मैट्रिक्स, इस आउटपुट को आप अभी हटा दो, है ना, ये आपका फालतू आउटपुट है, उसको भी आप हटा दो अभी मेरे मिनट के लिए। अच्छा, इसमें कितना है, 0.4 माइनस 0.2 है ना, तो दैट इज 0.4 माइनस 0.2, एंड द नेक्स्ट वन इज 0.2 एंड 0.6, दैट इज माइनस 0.2, दैट इज 0.6। आप इनका जब मल्टीप्लाई करोगे, अब मल्टीप्लाई कैसे करना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ।
मैं इसका पहले मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, दोबारा से समझो, इसका मल्टीप्लाई मुझे करना है इसके साथ, ठीक है ना, दैट इज 2 इंटू 0.4, एंड आफ्टर दैट इसका मुझे मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इसके साथ, ठीक है ना, तो दैट इज प्लस करने के बाद दैट इज 3 इंटू माइनस ऑफ 0.2, इस तरीके से, ओके। अब सेम इस जगह पे इसका मुझे मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, और इसका मुझे मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, ओके, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ दूसरी दूसरी लाइन के लिए, देन दैट इज 2 इंटू 0.2 प्लस, अब हम कहाँ जाएंगे, इस जगह पे, एंड दैट इज 3 इंटू 0.6, ओके। इस तरीके से हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, एंड सेम विद दिस, लाइक 4 इंटू 0.4 प्लस ऑफ 5 इंटू 5 इंटू माइनस 0.2, एंड दैट इज, यू विल सी, ये आपस में बाद में जाकर के ये सारा ही क्या हो जाएगा हमारे पास एज अ 1001 की कैटेगरी में आ जाएगा। एंड आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से मैं इस चीज को बोल पा रहा हूँ। सो इस तरीके से हमने क्या करेंगे, सिंपल, हम ये वाली मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लाई करने के बाद एंड ये हमारे पास क्या दे देगा, एक वैल्यू दे देगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, हम तीसरी बात करते हैं इसको लीनियर अलजेब्रा को सॉल्व करने के ऊपर। अच्छा, आपने अभी तक 10th 12th में अच्छी तरीके से आपने देखा होगा, आपके पास इस तरीके की वैल्यू आती है 3x + 2 = y, या फिर 6, है ना। आप कैसे सॉल्व करते हो, 3x = 6 - 2 दैट इज 4, दैट इज 3x, एंड x = 4/3। तो ये कब हुई, जब हम अपने किसकी बात कर रहे हैं, सिंगल वेरिएबल की, वन वेरिएबल की, है ना। अब हम बात करते हैं दो वेरिएबल की, दैट इज 3x + y दैट इज 6 और y + 2y दैट इज 8। अब इन दोनों को सोल्व करने के लिए आप क्या करते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स या फिर कुछ और डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स का यूज करते हो। लाइक यहाँ से आपने y की वैल्यू निकाल दी 6 - 3x, और इस वैल्यू को आपने बाद में किसमें पुट कर दिया, इसके अंदर, एंड दैट इज 6 - 3x = 8 प्लस ऑफ 2y, इसको मैं 2x, इसको मैं x बोलता हूँ x, ये हो गया मेरे पास y, ओके। इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इस जगह पर आकर, क्योंकि गलत लिख के आया ना, इसके यहाँ पर हो जाएगा x, यहाँ पर हो जाएगा y। तो आप इसको किसमें पुट कर दोगे, इस वाली वैल्यू में। मैं इसको भी रेस कर देता हूँ, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ओके ओके। अब इसमें आप क्या करोगे, इस वैल्यू को इसमें पुट कर दोगे, दैट इज x + 2 × 6 मतलब 12 माइनस 6x = 80, 8, है ना, एंड देन 12 - 5x = 8, और उसको मैं इधर कर दूंगा, दैट इज -5x = 8 माइनस का 12 दैट इज -4, दैट इज -5x, एंड देन यहाँ पर जाकर के आपके पास x की वैल्यू कितनी हो गई, 4/5। तो जिस तरीके से आपने क्या किया, दो वैल्यूज को निकाला, बट जब हम लीनियर अलजेब्रा के अंदर, इस कोड के अंदर हम इस चीज को सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास सिंपल हमें करना क्या है, एक एरे बनानी है ए, एरे बनाने के बाद आपने सिंपल np डॉट एरे, इस तरीके की एरे बनानी है, और एरे बनाने के बाद उसको 2 डायमेंशन में रखना है, क्योंकि यहाँ पे हमारी दो लाइन है। तो ऊपर वाले में मैं लिखूंगा 3,1, मतलब कि इसके कोफिशिएंट 3 और इसका कोफिशिएंट 1, कॉमा, फिर दूसरी बार में मैं रखूंगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फाइन, क्योंकि इसका काम हो चुका है, ओके। अच्छा, फिर दूसरी बार में मैं किसको जाऊंगा, इन दोनों की, इस वाले कोफिशिएंट को, इस वाले कोफिशिएंट को, दैट इज 1, 2। अब कोफिशिएंट का मतलब भी नहीं पता आपको, तो बहुत शर्मिंदगी की बात है। कोफिशिएंट का मतलब ये होता है, अगर हमारे पास इस तरीके की वैल्यू लिखी है x + y, इसका मतलब यहाँ पर हमारी a, इसका जनरल फॉर्मेट होता है ax + by। हो सकता है a की वैल्यू 1 है, इस वजह से हम यहाँ लिखेंगे 1x प्लस, और b की वैल्यू भी 1 है, तो 1 + y, और जिसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं x + y। तो यहाँ पर हमारे जो कोफिशिएंट होंगे वो हमारे किस क्या होंगे, 1 और 1। कोफिशिएंट सिंपली वो वैल्यूज होती है जो हमारी x और y के साथ लिखी जाती है। अच्छा, इसको हम यहाँ पर आने के बाद मैं एक b नाम का एक कोफिशिएंट बनाऊंगा, जिसको लिखूंगा np डॉट एरे, और उसके अंदर मैं इन दोनों वैल्यूज को रख दूंगा, 6 को और इसके अंदर 8 को, फाइन, दैट इज 6, 8, और आफ्टर दैट मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा, जो कि मैंने सिंपली यहाँ पर आकर किया हुआ है। देखो 3,1 मतलब ऊपर वाले के कोफिशिएंट, और 1,2 मतलब नीचे वाले के कोफिशिएंट, और 9.8 मैंने इसके अंदर लिख दिया, 9,8, एंड आफ्टर जैसे ही मैंने इसको लिखा, ये सिंपली क्या है, सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक फंक्शन है np डॉट लीन एलजेब्रा डॉट, इस तरीके से सॉल्व, और अंदर कुछ लिखनी ये वाली इस जगह पर, और आफ्टर दैट बी, एंड देन यू विल सी, आपके पास जो भी इसका सॉल्यूशन होगा, आप इसमें लिखना चाहते हो अगर x की वैल्यू, तो आपको x की वैल्यू दे देगा 2,3। इट मीन्स यहाँ पर जो x की वैल्यू वो मेरे पास 2, और y की वैल्यू वो मेरे पास 3। और देखो, इसको सिंपली मैं दोबारा से एक बार चेक कर सकता हूँ, अगर मेरा आंसर 2,3 आया है, क्या है 2,3, तो पहली वाली इक्वेशन यहाँ से मैंने उठाई,
कौन सी थी पहली वाली इक्वेशन? 3x प्लस वाई, है ना? पहली वाली इक्वेशन कितनी थी? 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, है ना? दैट इज 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, है ना? अब मैंने क्या किया, इस वैल्यू को इसमें पुट करना शुरू किया, और जैसे ही मैं इसमें पुट करूंगा दैट इज 3 इंटू टू प्लस थ्री इक्वल्स टू 9, और ये 9 इसके इक्वल है। इट मीन्स ये वैल्यू मेरी, जो भी आंसर आया है 2,3, दैट इज एक्चुअली द परफेक्ट आंसर। अच्छा, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स। इसको समझाने के लिए मुझे अच्छे से एक अलग लेक्चर चाहिए, जो कि लीनियर अलजेब्रा में मैं समझाऊंगा। फिलहाल डेफिनेशन पढ़ो, क्वेश्चन देखो कैसे करना है, एंड खत्म करो लेक्चर। ओके, नंपाई। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स आर द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, ये हमारे पास फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं लीनियर अलजेब्रा के, और इसको ढूंढना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी लीनियर अलजेब्रा के अंदर विद एप्लीकेशन इन डायमेंशनलिटी रिडक्शन। लाइक जब आप अपनी मशीन लर्निंग पढ़ोगे, तो उसके अंदर आपके पास एक कंसेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, दैट इज द प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। कहने का मतलब, जब आपके डेटा में लाइक इररेलेवेंसी के साथ कुछ भी दे रखा होता है, जैसे मैंने आपसे कहा आपने एक मॉडल बनाना है जहाँ पे आपको लोगों की लाइक सैलरी प्रिडिक्ट करनी है विद द यूज ऑफ देयर एक्सपीरियंस। अच्छा, अगर इसमें लिखा हो लाइक कि उसके घर में 8 लोग हैं, या फिर लिखा हो कि उसको खाने में XYZ गोलगप्पे पसंद है, कुछ भी चीज है, तो ये मेरे लिए इररेलेवेंट डेटा है ना भाई। खाने में किसी को कुछ भी पसंद हो, मैं क्या करूं उससे? मेरे मॉडल में तो उसका कोई काम नहीं है। अच्छा, इसी तरीके के डेटा को हटाने के लिए, और उस तरीके के डेटा को डायमेंशनलिटी रिडक्ट करने के लिए, उसकी डायमेंशंस कम करने के लिए, जैसे मैंने बोला मेरे पास एक डेटा है जो कि नॉमिनली मॉडल्स में यूज किया जाता है, दैट इज द टाइटेनिक डेटा, है ना? टाइटेनिक डेटा में कुछ इस तरीके के कॉलम्स होते हैं। टाइटेनिक डेटा मतलब वही कि एक टाइटेनिक का शिप डूबा था, तो उस शिप पे कितने बंदे थे उसका डेटा हमारे पास पब्लिकली अवेलेबल है। अच्छा, उसमें एक कॉलम है लाइक फैमिली में कितने बंदे थे किसी के भी, तो उस हिसाब से उसमें लिखा गया एडल्ट कितने थे, चाइल्ड कितने थे। अब एडल्ट और चाइल्ड को अगर मैं कंबाइन करना चाहूँ तो फैमिली लिख सकता हूँ ना मैं। जैसे मैंने बोला मेरी फैमिली में 8 लोग हैं, है ना? जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मेरी फैमिली में 8 लोग हैं। अच्छा, ये मेरे पास एक वैल्यू होगी। अगर मैं इसको दो में डिवाइड करना चाहूँ, तो मैं ऐसे भी तो क्यों बोल सकता हूँ कि मेरी फैमिली में लाइक 6 लोग मेरे एडल्ट हैं और 2 लोग चिल्ड्रन हैं। तो यहाँ पर मेरे दो कंपोनेंट बन गए, दो फीचर बन गए, दो कॉलम बन गए। अब इस कॉलम को रिडक्ट करने के लिए, अपनी फीचर्स को कम करने के लिए, मैं करूंगा क्या, इन दोनों को कंबाइन कर दूंगा कि लाइक मेरी फैमिली में 6 एडल्ट और 2 चाइल्ड ना बोल करके मैं सिंपली बोल सकता हूँ मेरी फैमिली में 8 बंदे हैं। तो इसको हम बोलते हैं डायमेंशनलिटी रिडक्शन, और ये पीसीए में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसके लिए भी करने के लिए सिंपल आपको करना क्या है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर बहुत सिंपल है। आइगन मैट्रिक्स बनानी है, आफ्टर दैट आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स आपको बता देने हैं। ये आपको दोनों ही क्या करेगा, पकड़ा देगा, यू विल सी। जैसे मैं इसको रन करूंगा सिंपली, ये देखो ये मेरे पास आइगन वैल्यू आ गई 1 2 3, और आइगन वेक्टर्स आ गई 1 1 0। वेक्टर इज अ मैट्रिक्स सिंपली। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से अपने आइगन वेक्टर्स को और आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए एक ही फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, दैट इज ई आई जी, आइगन वैल्यू, जिसको मैं सिंपली आइगन का यूज करता हूँ, ई आई जी का। एंड दिस इज हाउ, एंड नाउ द कंप्लीट नंपाई सीरीज इज ओवर। आपकी पूरी नंपाई यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, और आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई हो। अगर कहीं डाउट है तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। थैंक यू।